Okay, guys. First of all, a very good morning, good evening, good afternoon, good night, whenever you are watching. If you are watching this live on YouTube. Okay, so what we are going to do from today. So guys, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर 3 स्टार्ट किया था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, उसमें से हम लोगों ने एक पार्ट या एक अच्छा खासा पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था। एक और पार्ट आज हम लोग निपटाएंगे। ठीक है। और हम लोगों ने उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत डेप्थ में जाके कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ा था, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझी थी। ठीक है। तो वापस से एक बार हम लोग आते हैं, हम लोग सेक्शन क्या पढ़ रहे थे और क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग ये देख रहे थे। तो तुमको याद होगा, तो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन 22 पे छोड़ा था लास्ट चैप्टर। तो ये सेक्शन कहाँ से, ये चैप्टर कहाँ से चालू है, 23 से 42 तक। देखो सारी दुनिया एक तरफ बोले थे, 23 से 41 एक तरफ, और अकेला 42 एक तरफ। दिस टॉक्स अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट एंड दिस टॉक्स अबाउट पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग जो भी उससे रिलेटेड मैटर्स है। ठीक है। तो यहाँ भी ये पूरा सेक्शन बात करते हैं। अब सर इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। अगर तुमको याद होगा, तुम डायरेक्टली कंपनी से के बेयर एक्ट से देखोगे तो तुमको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख जाएगी कि ये इतने सेक्शंस हैं, एज वेल एज दिस सेक्शंस आर आल्सो हियर। तुमको अगर ये चाहिए तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो बिंदास ये मैं तुमको BRX भी दे दूंगा, उसमें सारे सेक्शंस के नाम है। ठीक है। तो हम लोगों ने सेक्शन 23, 24, ठीक है, 26, 27 और 29, 30, 31, 32, आई होप इतना निपटा दिया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, 33 में भी हम लोगों ने देखा था अपनी प्रोस्पेक्टस और थोड़ी बहुत उसके बारे में चीज़ें देखी थी। तो इतना सेक्शन तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। फिर भी जैसे ही फ्लो में आएगा एक फास्ट रिकेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो सर हम लोगों ने चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी से चालू किया। उसमें सबसे पहले सेक्शन 23 जो पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट है, कोई कंपनी किस किस तरीके से पैसा मंगा सकती है। तो अगर आज के डेट में कंपनी क्या इशू कर रही है सिक्योरिटीज, तो वो पब्लिक है कि प्राइवेट है। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वो IPO, FPO, OFS बोले तो पब्लिक ऑफर ला सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू करके इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर या ऑफर फॉर सेल। ये दो तीन तरीका है, यहाँ से वो पैसा मंगवा सकती है कैपिटल के फॉर्म में। फिर एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी एक तरीका है, ये हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 42 में। एक तरीका है राइट इशू, ये किसको होता है सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है जब शेयर्स। और एक होता है बोनस इशू। सर बोनस इशू क्या होता है, बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सर ये दोनों कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग कौन से, थर्ड में है, तो ये जब 4 में आएगा तो डेप्थ में जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी ये तीन तरीके से पैसा मंगा सकती है, वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। सर क्यों नहीं कर सकती पब्लिक ऑफर, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी कहीं से भी पब्लिक ऑफर कैसे करेगी। ठीक है, होप सो आ गया होगा। सर नेक्स्ट वाला पॉइंट, अच्छा ये हम लोगों ने पढ़ा था सिक्योरिटी वाइडेड हमें। ठीक है, ये केवल इक्विटी प्रेफरेंस या डिबेंचर तक इसका मीनिंग वो नहीं है, साइन नहीं है। ये बहुत अच्छा खासा लंबा मीनिंग है इसका। तो वही चीज़ बोला कि क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, लेकिन इन चीज़ों को, हाँ, फिर मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेगा। अगर तुमको याद होगा, अभी तुमको MCQ भी दिखा होगा लास्ट अटेम्प्ट में। ठीक है। तो दे डू आस्क दिस क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो किसको इंक्लूड नहीं करते सिक्योरिटीज में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी या स्क्रिप्स, ये ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट कोई और नाम से जाना जाता होगा, लेकिन वो क्या देता है आपको, कंबाइंड बेनिफिट ऑफ रिस्क ऑफ द लाइफ ऑन द पर्सन। तो ये है। फिर हम लोगों ने देखा था ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग होती है, वो हम लोग पढ़ चुके थे। सेक्शन 24 में हम लोग आए थे, तो हम लोग ये देखे थे कि सेबी के पास पावर है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को चलाएगी, एम्पावर है क्या एडमिनिस्टर करने के लिए, कि वो इशू और ट्रांसफर के रिलेटेड रिगार्डिंग सिक्योरिटीज जो भी बातें हैं, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो सब कुछ वो डील करेगी, एडमिनिस्टर करेगी। लिस्टेड कंपनी है जो कंपनी लिस्ट होना चाह रही है RSE में। ठीक है। इसके अलावा ये सारे मैटर्स कहाँ से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या ट्रिब्यूनल करेगी या रजिस्ट्रार करेगी। ये सारे मैटर्स, ऑल द अदर मैटर्स बोले तो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कुछ मैटर्स, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल दिस मैटर्स आर टू बी गवर्न अंडर द कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज रूल्स थ्रू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल एंड रजिस्ट्रार। हम लोगों ने ये देख लिया था। इसके बाद प्रोस्पेक्टस से चालू कर दिया, सेक्शन 2 क्लास 70 में हम लोगों ने इसको याद किया था, हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस क्या होता है। सर प्रोस्पेक्टस मीन्स any document which is described issued as a prospectus। ठीक है,
मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, मीन्स एनी डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने इसको याद भी करने की कोशिश की थी सर, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स तीन चीजें। सबसे पहला शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31, राइटिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32, एंड थर्ड एनी अदर नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट जिससे आप पब्लिक से पैसा मंगा रहे हो कि आके हमारे शेयर सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मतलब ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी कि मतलब ये दो टाइप के प्रोस्पेक्टस जो हैं, इसके अलावा भी कोई नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट इशू करके अगर मैं पैसा मंगा रहा हूँ मार्केट से, ठीक है, तो उसको भी किसमें इंक्लूड कर लेगा? इसके अंदर इंक्लूड कर लेगा। होप सो तुमको ये समझ में आया होगा, हम लोगों ने इतना तो पढ़ा ही था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वी विल हैव सेक्शन 25। नाउ मैं इसको सीरीज में ही जा रहा हूँ, दिस इज न्यू सेक्शन जो हम लोगों ने उस दिन नहीं किया था, आज हम लोग करने वाले हैं। तो अच्छा, बस मैं दो चीज और बता देता हूँ कि तुमको दो टाइप के प्रोस्पेक्टस याद होंगे होप सो। पहला क्या था? आरएचपी, एक मतलब शेल्फ, और आरएचपी। आरएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अंडर सेक्शन 31। क्या उसी में मैंने बताया था इसको बुक बिल्डिंग इशू या मैकेनिज्म भी बोलते हैं, या प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं? हाँ। तो देखो ये है क्या, उसको रेड हेरिंग को, और एक था शेल्फ। सेक्शन 31 में तो शेल्फ था। सर सेक्शन 31 में जो शेल्फ था उसका मतलब क्या है? शेल्फ का मतलब था यहाँ पे कि एक शेल्फ लाइफ होती है प्रोस्पेक्टस की। जब जनरली क्या होता है, अगर तुमको याद आ रहा होगा, कि अगर हम लोग ना एक से ज्यादा बार इशू करने वाले एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में, लाइक एक साल के अंदर समझो मुझे 10 बार पैसा मंगाना है, तो मैं बार बार इतना कम्बरसम प्रोसेस क्यों करूंगा? बार बार 600 800 पन्ने के प्रोस्पेक्टस बनाऊं, फाइल करूँ, अब परमिशन लो, अप्रूवल लूँ, ठीक है, इतना सब तामझाम क्यों करना? तो वो बोलता है कि अगर ये सब करने की आपको नीड ही नहीं है, अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बोले तो एक साल के अंदर बार बार पैसा मंगाने वाले हो, ठीक है, तो कोई मेजोरिटी आपके यहाँ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू फाइल कर देना। मतलब वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ होती है एक साल की। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो भी चेंजेस हुए फर्स्ट ऑफ द ऑफर से लेके जो भी सब्सिक्वेंट ऑफ द ऑफर है उसके बीच में, तो वहां से लेके वहां तक का जो भी चेंजेस है वो आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में अलग से नोटिफाई करके चेंज करके बता देना। ओके, दैट्स ऑल। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 32 में हम लोगों ने पढ़ा था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे या तो क्वांटम या प्राइस, बोले तो क्वांटिटी या प्राइस ऑफ द शेयर्स, वो नहीं बताई जाती। जैसे कि समझो मैंने तुमको क्या दे दिया, एक वर्ड हम लोग वहां पे पढ़े थे कि हम मैंने तुमको एक दे दिया प्राइस रेंज, या बैंड भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो मैं बोला 100 से लेके 120, मैं कंफ्यूज हूँ इसके बीच में, मैं चाह रहा हूँ कोई तो भी एक एक शेयर का प्राइस उसके बीच का कुछ रखूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 100 रखूँ, 101, 105, 110, क्या रखूँ? तो मैं तुमको बोलो कि तुम कितने रुपए में कितने शेयर लेने को रेडी हो। इससे ना मेरे को एक एस्टिमेट पता चल जाता है कि अच्छा मार्केट में मेरी सही डिमांड क्या है, मेरे लिए लोग मेरा कितने प्राइस में कितना शेयर लेने को रेडी है। तो वो हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। वो कौन से सेक्शन में था? 32 में। कॉमन क्या है सर? सेक्शन 32 राज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मेजॉरिटी ऑफ कंपनी जो मार्केट में लिस्ट होना चाहती है आरएसी, आरएसी के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो दे डू हैव रेड हेरिंग इन ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो ऑफर करते हैं, एंड देन आफ्टर दे गेट देयर देमसेल्फ लिस्टेड, ठीक है, थ्रू अदर प्रोविजंस कंप्लायंस। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अब डायरेक्टली सेक्शन 25। मतलब दो टाइप को बता दिया, एक और थर्ड टाइप था एवरेज प्रोस्पेक्टस। उसको हम लोग शॉर्ट समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी बोल सकते हैं, जिसमें ना आप सेलियन फीचर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, बस वही मेंशन करते हो। ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था सेक्शन 33 के अंदर, वो भी कवर कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोग आ रहे हैं अब सेक्शन 25 में, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। प्लीज इसको अच्छे से दिमाग खोल के बैठना। ये क्या बोल रहे हैं सर? ये बोलना चाह रहे हैं, चलो इसके लिए मैं तुमको इजीली समझा देता हूँ। इजीली कैसे होगा सर? इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ चीजें निकाली, तुम इधर मेरे साथ साथ पढ़ो। ठीक है, क्या क्या चीजें लिखी है, किसी को लगे तो इसको नोट कर सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है अगर ये इजी लगे तो। ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या है? ठीक है, होप सो आप सब लोग मेरे साथ बने हुए हैं, सबको मेरी आवाज आ रही होगी ना? इफ यू ऑल गाइज आर क्लियर एंड कनेक्टेड टू मी, दिमाग खोल के बैठना, मैं इसको समझा दूंगा एक बार में। प्लीज मुझे बता दो एवरीवन। बोलो, आर यू ऑल विद मी? ओके, होप सो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ आज से हम लोग मेन मेन टॉपिक में आ रहे हैं। देखो मैंने इतना टाइम दिया ना इसको, तो इसके लिए पर्पस होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। कई सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, सर ये है क्या, बताओ ना। चलो आओ समझो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना सेक्शन 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये क्या है सर? तो इट टॉक्स अबाउट
डीम्ड प्रोस्पेक्टस, अभी इधर मत जाना, इधर आओ। क्या होता है, कभी कभी ना कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो कंपनी अलॉट करती है अपने शेयर्स टू इशू हाउस। सर व्हाट इज दिस इशू हाउस? इसको इंटरमीडियरी या कई लोग ब्रोकर, ठीक है, मेनली दिस आर इंटरमीडियरीज, ठीक है। दिस आर इंटरमीडियरीज जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज होते हैं, जो आपको ना एक जो पूल का काम करते हैं, जो भी गैप होता है ना उसको ब्रिज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर ऑफर ना करते हुए कंपनी इनको दे देती है, इन हाउस समझ लो, इंटरमीडिएट बिचौलिए ये लोग हैं, ठीक है। इनके थ्रू मार्केट में पब्लिक को शेयर्स ऑफर किया जाता है, जो आगे विच देन ऑफर्स दो शेयर्स टू दी जनरल पब्लिक, ठीक है। मतलब मैंने किसी को दिया और उसने मेरे बिहाफ में जाके सामने आगे किसी को दिया। तो ऐसे केसेस में वो लोग जो डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, कौन लोग, इन लोग या इन लोग, मतलब वही इशू हाउस जिनको हम लोग इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। तो वो लोग भी तो कोई डॉक्यूमेंट इशू करेंगे ना, हमारे बारे में नॉलेज देंगे, सारा कुछ बताएंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। तो उसको ही हम लोग क्या मानेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब समझो अगर कंपनी डायरेक्टली शेयर इशू करती है तो उसको क्या इशू करना पड़ता है, कोई ना कोई प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस के लिए रूल्स बने हुए ना सेक्शन 26 में, साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी। और अगर कुछ भी कमियां खामियां हुई तो तुमको तो पता ही है कि सेक्शन 34 और 35 सबसे भारी है, 34 में क्रिमिनल, 35 में सिविल पेनल्टी दी गई है। तो कंपनी अगर डायरेक्टली करती तो ये सब जगह फंसती, ये सब फॉलो करना पड़ता। तो उसने किसके थ्रू कराया, समझो एग्जांपल के तौर पे इशू हाउस के थ्रू। तो इशू हाउस भी तो आज की डेट में कौन सा कोई डॉक्यूमेंट इशू करेगा, उसको भी डिम टू भी हम लोग क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टस। तो अगर वो भी अब प्रोस्पेक्टस हो गया तो उसके ऊपर कौन से सेक्शंस लग गए, ये मतलब उनको भी ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। एट द एंड वो ये बोलना चाह रहे हैं। तो अभी बोला कब हम लोग को ऑफर फॉर सेल को। अब सर ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जब कंपनी ना अपने, मतलब अभी समझो ऑफर फॉर सेल अभी मैं आगे बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लो। जब कब ऑफर ऑफ सेल को आप लोग पब्लिक ऑफर मानते हो, मतलब अभी हम लोगों ने किसको सेल किया, इंटरमीडिएट्स को। अब वो लोग हमारे भी यहाँ पे मार्केट में जाके एक तरीके से पब्लिक को दे रहे हैं ना, जब कंपनी जो डायरेक्टली नहीं कर रही है। तो कब उसको डीम टू बी एज अ पब्लिक ऑफर या पब्लिक ऑफर ट्रीट करेंगी। तो लिखा है द लॉ एज्यूम्स व्हाट, दैट देयर इज अ पब्लिक ऑफर एंड द डॉक्यूमेंट यूज बिकम द डीम प्रोस्पेक्टस। अभी पढ़ के आए। तो अब कब, जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर छू ली गई, मेट हो गई, तो क्या सर, पहला, पहला तो कंडीशन वो ये बोलना चाह रहा है कि ए विद इन 6 मंथ की कंडीशन क्या है, सबसे पहला, अगर जो सिक्योरिटीज बोले तो शेयर्स या डिवेंचर ऑफर किए जा रहे पब्लिक को, वो 6 महीने के अंदर अलॉट कर दिए गए हैं किस ऑफ बिंग अलॉटेड टू द इशू हाउस, कुछ नहीं। समझो ये क्या है, आज हम लोगों ने किसको दिया, इशू हाउस को। और इशू हाउस वाले ना जो इंटरमीडियरी है ना, उन लोगों ने क्या हुआ, 2-3 महीने के अंदर ही किसको ऑफर कर दिया, वो शेयर्स डिबेंचर्स बाहर पब्लिक को। मतलब वो लोग अपने पास कितने महीना भी नहीं रखे, 6 महीना भी नहीं रखे, ठीक है। तो यानी कि उसके मतलब अल्टीमेटली ये निकल के आ रहा है ना, बेटा तुम लोग क्या करना चाह रहे थे, तुम लोग कंपनी के बिहाफ में पब्लिक को ऑफर करना चाह रहे थे। तुम्हारा खुद का शेयर होता तो तुम सालों साल रखते, माइट भी। समझ में आ रहे। तो पहला तो ये, या तो उन्होंने क्या कर दिया, शेयर्स और सिक्योरिटीज मतलब जो डिवेंचर्स है, जो भी उनको मिले थे, उन्होंने 6 महीने के अंदर ही जहां से मिले उसी के अंदर उन्होंने पब्लिक को ऑफर कर दिया। या तो अनपेड कंसिडरेशन कंडीशन, इसमें क्या है, अगर पूरा पेमेंट बोले तो जो कंसिडरेशन है रिगार्डिंग शेयर्स, वो अभी तक कंपनी को नहीं मिला है, ठीक है, एट द टाइम व्हेन दे आर बीइंग ऑफर टू द पब्लिक, जब वो लोग पब्लिक को ऑफर करें। मतलब यार समझो अगर आज मैं तुमसे कोई चीज खरीदूंगा तो पूरा पैसा दूंगा ना, ठीक है। तो मेरे को तुम्हारी तरफ से पूरा, मतलब मैंने तुमसे अभी पूरा पैसा लिया ही नहीं है, और आगे मैं वो चीज बेच रहा हूँ। एट दी एंड इसका मतलब क्या है, कि मैं सामने से बेच के जो पैसा आएगा वो फिर लाके तुमको दूंगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो प्लीज ये दोनों कंडीशन को याद करना है, वर्ड टू वर्ड याद करना, ठीक है। सर कहाँ से याद करेंगे, देखो यहाँ पे लिखिए, मैं भी आऊंगा इसके ऊपर, बट तुमको इजी करने के लिए मैंने ये समझाया। अब ये क्या बोलता है कि डिम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर में क्या क्या कंटेंट्स होंगे। तो वह सेक्शन 26 तुमको याद होगा, जो प्रोस्पेक्टस को रेगुलेट करता है। तो वो यही बताता है क्या, पहले तो इसमें होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ नेट कंसिडरेशन, हाउ मच मनी द कंपनी हैज एक्चुअली रिसीव्ड, है ना, और इज गोइंग टू रिसीव्ड, ठीक है। तो ये भी एक चीज होती है। तो लिखा है हाउ मच मनी द कंपनी हैज एक्चुअली रिसीव्ड और इज गोइंग टू रिसीव्ड। तो अब ये बता दो, उसमें सेकंड इंस्पेक्शन, इसमें क्या टाइम एंड प्लेस, जहाँ पे आपका वो जो कॉन्टेक्ट होगा ना, किसके साथ, इंटरमीडियरी के साथ, बिचौली के साथ, कि तू मेरे बिहाफ में मैं देखो दूंगा और तू आगे पब्लिक को देना। तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इनके साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का भी इंस्पेक्शन का क्या होगा सीन वो, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको बतानी है। इसके अलावा कौन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लिखा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ साइनिंग डिपेंड्स ऑन दी हु इज मेकिंग द ऑफर, किसके ऊपर, तो पहले लिखा अगर वो कंपनी है खुद इंटरमीडिएट, तो कम से कम दो डायरेक्टर, और वो फर्म है तो हाफ ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। एक बार अगर तुमको ये एग्जाम्पल पढ़ना होगा तो पढ़ लो। पढ़ लिए क्या?
होप्सो पढ़ लिया होगा सब लोगों ने। देख लो, अगर नहीं पढ़े तो एक बार फटाक से पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, होप्सो सबने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी भाई, ये दोनों कंडीशन अच्छे से याद रखनी। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं एट द एंड क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यू गाइस कैन कनेक्ट टू मी। है ना, और किसी का कोई डाउट है तो मैंने नोट कर लिया, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं बढ़ता हूँ आगे, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। आ जाओ, तो लिखा है कंपनी, ये अब ये वर्डिंग्स है मॉड्यूल की, ये मॉड्यूल की वर्डिंग्स हमको यहाँ से याद रखने, तो मैंने खास खास वर्डिंग निकाली है। अगर कंपनी अलॉट कर रही है शेयर्स, किसको, इशू हाउस को, है ना, तो वो जो भी इशू हाउस ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर सेल टू पब्लिक। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये इशू हाउस है, ये भी तो पब्लिक को सेल करने के लिए क्या देगा, कोई डॉक्यूमेंट इशू करेगा। तो जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट वो इशू करेगा, उसको डिम टू भी क्या मान लिया जाएगा, प्रोस्पेक्टस, जो डॉक्यूमेंट वो ऑफर फॉर सेल के लिए यूज कर रहा है। तो प्रिजम्पशन क्या है रिगार्डिंग दिस। तो सबसे पहला है कि अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई, पहला क्या है, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट। तो जिधर से अलॉटमेंट हुआ है उसके 6 महीने के भीतर ही आपने क्या कर दिया है, पब्लिक को जाके अपने शेयर्स ये बेच दिए। तो आपने मेरे से लिया और एक आध महीने में ही बेच दिया, तो ये तो सबसे पहला कंडीशन। या तो सेकंड, वेदर फुल कंसिडरेशन इज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द ऑफर आउट टू द पब्लिक। समझ में आ रहा है, समझो। ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब मैंने अलॉट करे होंगे शेयर्स, किसको, क्या नाम से, इशू हाउस को, तो इशू हाउस ने मेरे को अभी पूरा पेमेंट भी नहीं दिया, फुल कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव बाय द कंपनी। ठीक है, जब वो लोग क्या करे, पब्लिक को जाके ऑफर कर रहे, तो एट द एंड यही होगा ना कि जितना बचा हुआ है वो इधर से लाके उधर दे देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझो जस्ट, जिसको नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला गया, मतलब एट द एंड डाउट क्रिएट कर रहा है ना, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई तो हम लोग क्या मान लेंगे कि भाई व्हाट यू गाइज डिड अ पब्लिक ऑफर, टाइप ऑफ अ पब्लिक ऑफर, आपने हमसे लिया प्राइवेटली एंड देन आप जा रहे हो, तो वो भी एक तरीके का पब्लिक ऑफर है, तो उसके लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहे होंगे तो दैट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो उसमें भी सारी चीजें आ जाएगी, तो वही चीज लिखा है कि इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 26, तो कंटेंट्स क्या क्या आएगा, जो 26 में दिया वो तो आएगा, उसके अलावा भी कुछ है, तो स्टेटमेंट ऑफ द नेट अमाउंट अभी बताया था, और टाइम एंड प्लेस, जहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट जो पड़ा है अलॉटमेंट का, वो आप वहां जाके चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुमको बता दी कि जो पर्सन ओएफएस कर रहे हैं ना, वेयर द पर्सन मेकिंग ओएफएस इज कंपनी, तो कौन साइन करेंगे, दो डायरेक्टर, और फर्म है तो हाफ ऑफ दी पार्टनर्स। ठीक है, प्लीज याद रखना, शायद ये कहीं कहीं जगह पे नहीं लिखा लिखा हुआ दिखेगा तुमको, बट इट इज इम्पोर्टेंट समवेयर, तो प्लीज ये याद रखना। होप सो सबको ही समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बताओ मुझे फटाक से। बढ़ो आगे। ओके, ये बाकी लोग भी बताओ। We have with us many other peoples. There's Prachi, Jitesh, Divya, and many other guys आया। ओके, ग्रेट। ये बाकी लोग बोलो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन 26 क्या बोल रहे हैं सर, ये तो पढ़ लिए थे, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये क्या, हर प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए, डेटेड और साइंड होना चाहिए, जो सेबी इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट बोलेगी, फाइनेंशियल और अदर इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स, वो आपको डालना है। इसके अलावा कि आपकी जो भी गवर्निंग एक्ट है उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन की आपने उसको फॉलो किया, जैसे कंपनीज एक्ट, सैकरा, सेबी, और उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स बने हुए। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, तो ये लिखा है ये इसके एक्सेप्शन यही है कि अगर आप कब इशू नहीं करना है आपको, भाई जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिवेंचर होल्डर्स को दे रहे हो, जिनके पास पहले ही मेरी इन्फॉर्मेशन, आप उन्हीं को वापस दे रहे हो, तो वापस से बार बार प्रोस्पेक्टस बताने की जरूरत ही नहीं। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर मैं डेली आके अपना नाम बताऊंगा, हाय गाइस दिस इज सीएस लवीश व्यास, आई गॉट दिस, आई डिड दिस, तो ये सब अच्छा तो नहीं लगेगा, एक दो दिन अच्छा लगता है बस, वैसे ही। तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, तो लिखा ना इशू रिलेटिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर यूनिफॉर्म। अच्छा, और जो मैं नया शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ ना, वो क्या है, वो भी सेम टू सेम है, यूनिफॉर्म मतलब एज इट इज, सेम टू सेम है, जैसा मैंने पहले किया था। तो फिर तो तुमको मेरे बारे में पुरानी चीज पता है, तो इस बार भी वही होगा वैसा सेम। तो वही चीज बोल रही है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, 90 दिन की। ठीक है, तो जो भी डेट आप इंडिकेट करो प्रोस्पेक्टस में, उसको ही क्या मान लिया जाता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन। और आपको इसके फेस में, प्रोस्पेक्टस के फेस में क्या लिखना है कि हमने इसकी कॉपी किसको फाइल करी है, रजिस्ट्रार को। ठीक है,
और प्रोस्पेक्टस में अगर आप किसका स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक्सपर्ट का, वो तब तक नहीं दोगे जब तक कि, ठीक है, उससे आप उसकी रिटर्न कंसेंट नहीं ले लेते, उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ भी नहीं करी है, ठीक है, और ये आपने कंसेंट के बारे में सब कुछ रजिस्ट्रार को बता दिया है, और एक्सपर्ट काय में एंगेज नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं कंपनी की प्रमोशन मैनेजमेंट भी, ठीक है, ये इसकी मेन कंडीशन है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो गोल्डन रूल जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी, अगर किसी को याद आ रहा होगा मैंने हिंदी में क्या बताया था इसको लिखने के लिए, अगर तुमको लिखना है तो, दोज हु आर इन द लास्ट क्लास प्लीज फटाक से चैट में बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हिंदी में मतलब तुम कैसा भी लिख सकते, मेरे को समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में लिखो बिंदास। 1 2 3 4, 1 2। ओके। सब बताओ, सच बताओ, ये इसका रूल है। सर ये कहाँ लिखा है? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना तुमको, बस तुम ये लिख लो, इतना लिख लोगे तुम्हारा काम खत्म है। क्या बोलता है कि सर कंपनी सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल रेस सारी इन्फॉर्मेशन देगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या नहीं करेगी, ओमिट नहीं करेगी, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट क्या नहीं चाहिए, मिसलीडिंग या एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, और सारी कंपनी से की सारे प्रोविजन को इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई सब बताओ, सच बताओ, झूठा कुछ भी मत बताओ, तो यही तो इसका रूल हुआ। फिर एक बहुत अच्छा केस बताया था कि तुमको रेक्स वर्सेस काइल्सन, इस केस में क्या हुआ था, कंपनी जो है वो बोल रही है मैं डिविडेंड दे रही हूँ पिछले 5 साल से, लेकिन ये नहीं बता रही कि मैं कैपिटल प्रॉफिट से या आउट ऑफ कैपिटल समथिंग रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट से दे रही हूँ, समझे। तो बाहर वाले कंपनी को लोगों, बाहर वाले लोगों को तो ये लगे ना कंपनी 5 साल से प्रॉफिटेबल है, मतलब एक तरफा वो दे रही है, वहीं से दे रही है। तो यू नीड टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, नॉन डिस्क्लोजर भी कभी कभी क्या बन जाता है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, वहां पे प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हो जाता है। 27 पढ़ा था कि अगर आप चाहो तो वेरिएशन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी टर्म्स है उसकी, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट में जिसको अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा था और उसके दम पे पैसा मंगाया था। एग्जाम्पल क्या था समझो, अगर हम लोगों ने सब लोगों से 1 1 लाख रुपए मंगाया था, है ना, और आज अगर हम लोग उसमें कोई वेरिएशन करना चाह रहे, जिस काम के लिए पैसा मंगाया था वो काम से अगर डाइवर्ट करके कहीं और पैसा यूज करने वाले, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अगर हम उसमें कोई भी क्या करने वाले चेंजेस करें टर्म्स एंड कंडीशन में, तो एसआर पास करना है, ये न्यूज़पेपर में भी छापना है अपने को, ठीक है, और अगर जस्टिफिकेशन लग रहा है वो वेरिएशन का कि वो सही है, तो आप वो कर सकते हो। तो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या दिया जाएगा, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी, किसके द्वारा, प्रमोटर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, समझे, जैसे कि मैं और मेरे जैसे 10 लोग और है जो एक्सेप्ट नहीं करे कि नहीं यार आप ये गलत कर रहे हो, तो वी आर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो हमको हमारा पैसा देके भगा दो, एज सिंपल एज दैट। एग्जिट ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 28, ये ऑफर फॉर सेल, ये नया है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले, ये उसे नहीं पढ़े थे। ओएफएस बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये कैसा, समझो, ये कौन करता है, ये ना जायंट शेयर होल्डर्स, एग्जाम्पल के तौर पर समझो मैं कंपनी में अच्छा खासा शेयर्स रखता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं मेरी अगर होल्डिंग को डाइल्यूट करना चाह रहा हूँ, कम करना चाह रहा हूँ, बेच देता हूँ शेयर्स। तो ये बोलना चाह रहा है जहाँ पे जब सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी proposes to offer their shareholding to the public and any document issued by the company for OFS is deemed to be a prospectus। सोचिए ये दोनों को लिंक कर दिया, OFS और डीम प्रोस्पेक्टस, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, समझो, आज कंपनी नए शेयर इशू नहीं करी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, कंपनी इज नॉट इशूइंग एनी फ्रेश शेयर्स, व्हाट दे आर डूइंग, कंपनी ना, कंपनी के जो मेंबर्स, एग्जांपल के तौर पे समझो मैं मुकेश धीरूभाई अंबानी, कंपनी में अगर एग्जाम्पल, इट इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये, ठीक है, मिस्टर मुकेश भाई अंबानी अगर क्या करना चाह रहे हैं कि वो अपनी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसमें से अगर वो अपना केवल 0.5% होल्डिंग बेचना चाह रहे हैं तो बेच सकते हैं, हाँ। अच्छा वो 0.5% भी करोड़ों के शेयर्स होंगे, ठीक है, जिसकी करोड़ों की वैल्यू होगी, तो अगर आज वो बेचना चाह रहे हैं तो वो ऐसे चिल्लर एक एक को थोड़ी पकड़ पकड़ के बेचेंगे कि भाई आप शेयर लोगे क्या, आप शेयर लोगे क्या, ठीक है, तो ही कैन ऑफर थ्रू कंपनी। तो कंपनी जब उनके शेयर्स को मार्केट में बेचती है तो इट कैन बी टर्म्स एन ऑफर फॉर शेयर्स, ऑफर फॉर सेल बाय सर्टेन मेंबर्स, ठीक है, तो उसको बेचने के लिए भी तो कोई डॉक्यूमेंट इशू करेगी क्या, तो उस डॉक्यूमेंट जो वो इशू करेगी उसी को क्या बोलेंगे, डिम टू बी अ प्रोस्पेक्टस। तो जो मेंबर्स है, भले वो इंडिविजुअल हो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो या दोनों हो, जिसके भी शेयर्स आप प्रपोज टू ऑफर कर रहे हो पब्लिक को बेचने के लिए, तो वो कलेक्टिवली सबसे पहले ऑथोराइज करेंगे कंपनी को कि तू हमारे भी अपने शेयर्स में क्या ले ले, सारे एक्शंस ले सकती है, ठीक है, और जो भी वो काम को करने के लिए जरूरी ना वो सब कुछ कर। अब उनको क्या करना है, रिम्बर्स करने कंपनी को क्या, सारे एक्सपेंसिव। अब समझो अगर मुकेश भाई मानी कि आज अगर वो 0.5% शेयर्स भी जो कि करोड़ों के होंगे, उतना अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने उसमें से क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है समझो, तो उसके थ्रू उन्होंने मार्केट में बेच दिया,
ठीक है। तो उसका वो लोग क्या करेंगे, खर्चा जो हुआ होगा एक्सपेंसेस को काटेंगे, उसके बाद उसको उसका पैसा दे देंगे। वही चीज लिखी है कि जो प्रोविजन है रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस कौन से एप्लीकेबल नहीं हुआ फेस में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, किसी को याद है क्या, कोई बता पाएगा प्लीज फटाक से बताओ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है। वन, टू, जल्दी बोलो। ये बताओ ना, गाइस बताओ। हाँ चलो, तो कितना है, 95%। चलो ठीक है, आगे आएगा तब बताऊंगा और। ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू समझो 5% आनी थी, जैसे कि अगर मेरा समझो 100 रुपए का ओवरऑल कैपिटल है, तो एप्लीकेशन में कम से कम कितना रुपए मंगाना पड़ेगा, 5 रुपए। तो ये सब, ठीक है, 95% का अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, 90% का अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, मतलब 90% जितना भी आप इशू कर रहे हो, ठीक है, तो 90% का अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है तो उतना पैसा आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तब तक हम लोग शेयर अलॉट नहीं करते। तो ये सब कंडीशंस थोड़ी लगेगी इसमें। सर इसमें क्योंकि नया शेयर इशू नहीं कर रहे, इसमें कंपनी का कोई भी नया शेयर इशू नहीं हो रहा है, ये तो पुराने इशूड शेयर है, उनको सेल कर रही है कंपनी अपने थ्रू। तो वो लिखा है कोई भी अमाउंट जो, ठीक है, any statement to be made by the board of directors in respect of the utilization of money। अच्छा पैसा कहाँ यूज होगा, उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट कौन नहीं देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों नहीं देंगे सर, अरे भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पैसा तो नहीं है, कंपनी का पैसा तो नहीं है, ये तो मुकेश भाई अंबानी का पैसा है। तो उसमें क्या बताना है वो कहाँ यूज करने वाले, या अदर प्रोविजंस डेट कांट बी कंप्लाइड विद। तो ये सब को भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, प्लीज ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप तो समझ आ गया होगा, अगर आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आया गया, बोलो, कुछ नहीं आया तो बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ग्रेट ग्रेट, क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 29। सर सेक्शन 29 हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये अभी तो पढ़े थे कल परसों, मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी डील इन दी डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये क्या था सर, ठीक है, जनरली तुमको तो पता है कि लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है अपने सारे शेयर्स किस में रखना, डिमैटेड फॉर्म में। ये ऐसी कंपनी जो लिस्ट होना चाह रही है। लेकिन क्या है, ये नया ये सेक्शन क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग अ नीडी, अ गवर्नमेंट कंपनी, होली ओन सब्सिडरी या कुछ प्राइवेट कंपनीज, उनको छोड़ के बाकी सारी कंपनीज को अपने शेयर्स आज की डेट में केवल किस में रखने हैं, डिमेटलाइज फॉर्म में। हेल्ड करना है मतलब रखना है, और ट्रांसफर भी करना है तो भी किस में करना है, डीमेट फॉर्म में। तो किसके थ्रू होता है, डिपॉजिटरीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो उनके सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को फैसिलिटेट करना है अपने सारे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो सिक्योरिटी होल्डर्स रख रहे हैं, उनको कौन सी फैसिलिटी देनी है, डिमेटलाइजेशन की फैसिलिटी देनी है थ्रू अ डिपॉजिटरी, उनके साथ बातचीत करके। और उनसे क्या ले लेना, एक नंबर ISIN, मैंने इसको बताया भी था, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ISIN नंबर आपको हर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के लिए ऑप्टेन करना है, ठीक है, एंड शैल इन्फॉर्म सारे सिक्योरिटी होल्डर्स को कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है। भाई आप सभी अपने फिजिकल शेयर्स को किस में कन्वर्ट करा लो, डीमेट वाले शेयर्स में कन्वर्ट करा लो, आपको ये बताना है। अब इसके रिगार्डिंग क्या लिखा है कि जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो किसके थ्रू अपने शेयर्स वो करा रही है, डिपॉजिटरी के थ्रू डीमेट करवा रही है, तो उनको कौन सी फीस देनी पड़ती है, टाइम टू टाइम एडमिशन और एनुअल फीस वो आपको देना है। इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कितना होगा, कम से कम 2 साल की फीस का, जितना जितनी आपकी फीस है उतना किसके पास, उनके पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेन करवाना है। इसके अलावा आपको फॉलो करना है क्या, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शन जो सेबी देगी या डिपॉजिटरी आपको बताएगी। इसके अलावा अगर आपने फीस नहीं दी किसकी, ये डिपॉजिटरी की, रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफर एजेंट, RTI मतलब रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये सब कौन है सर। तो सर ये लोग ना इंटरमीडिएट जैसे सेबी के रजिस्टर्ड होते हैं। ये लोग हमको हमारा शेयर रखने में, इसके बुक्स मेंटेन करने में, रिकॉर्ड मेंटेन करने में, ट्रांसफर करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं, बस अभी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो वही समझो कि जो अनलिस्टेड कंपनी ने अगर फॉलो नहीं किया तो आपसे कुछ हक छीन लिए जाते। सर कौन से हक छीन लिए जाते, जैसे कि ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ बोनस शेयर, राइट शेयर, सब छीन लिया जाएगा जब तक आप क्या नहीं करते, डिफॉल्ट को गुड वापस उनका पेमेंट नहीं कर देती। इसके बाद एक मैंने अच्छी चीज बताई थी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन्स या इश्यूज या कंसर्न्स। रिड्रेसल मतलब कि उसको सॉल्व आउट करना, सॉर्ट आउट करना। मैकेनिज्म एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सिस्टम। तो वो लिखा है आप चाहो तो अपनी ग्रीवेंसेस किसके पास फाइल कर सकते हो, IPF अथॉरिटी, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये बनी हुई है, इनके पास आप अपने दुख रोना लेके जा सकते हो, एंड ये आपके दुख और आपके रोने की बात को सुनेंगे फिर आपको समाधान देंगे।
सर डीमेट करने से अच्छा क्या होता है? तो डीमेट आज के डेट में क्या है, फुल प्रूफ कंट्रोल है रिगार्डिंग आपका इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ शेयर, परचेज ऑफ शेयर, प्लेज, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जिससे क्या आ रही है आज के डेट में, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी पूरे प्रोसेस में और सिक्योरिटीज मार्केट में। तो लिखा है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, होली ओन सब्सिडीज, ठीक है किसकी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, वो लोग आज के डेट में या तो फिजिकल या डीमेट में रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा याद रखना, रिसेंट में कुछ अमेंडमेंट्स आ रखी है, बट अभी तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने अगर उसको नोटिफाई नहीं करा है तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन नोटिफाई कर देगी मैं भी और बताऊंगा। ऑल्दो तुमको अभी कुछ भी याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है बस, ठीक है, तुम्हारे जितने मटेरियल में लिखा हुआ है। ओके चलो, सेक्शन 30, ये क्या बोलते हैं सर, एडवर्टीजमेंट प्रोसेस, ये फर्जी चैप्टर है, बच्चों का सेक्शन, ये कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं कि जब जब आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, तो आपके मेमोरेंडम का जो कंटेंट होता है ना, क्या क्या होता है सर, एक तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में, ऑब्जेक्ट में आप बताते हो, तो वही चीज लिखा है। फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, उनका शेयर कैपिटल का अमाउंट, फिर सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम मतलब सब्सक्राइबर की डिटेल थोड़ा सा बता देना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो रखते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, ये हमने पढ़ा था। फिर सेक्शन 31 पढ़ा, शेयर प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या था अभी बता दिया मैंने, शेयर प्रोस्पेक्टस में क्या था लास्ट लेक्चर में। 32 में भी मैंने बता दिया और रिवीजन भी करा दिया, तो वो भी हमने पढ़ा। 33 में मैंने बताया अब्रिज प्रोस्पेक्टस, मतलब जहाँ पे सेलियन फीचर्स होती है, ठीक है, मतलब आप पूरा लमसम वाला नहीं रखते, जनरली हमने देखा था 500 से 600 पन्ने का क्या होता है पेजेस का प्रोस्पेक्टस, बट हम लोग क्या करते हैं कभी कभी 15 से 18 पेजेस का भी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। उसी प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस। ये क्या कब आपको काम आता है, जब आपको ना अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एक एक प्रोस्पेक्टस। भाई अगर आज मैं 500 पन्ने का एक प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा, ऐसे अगर मेरे से 10 लोग भी मांग लिए, 50 लोग भी मांग लिए, तो मेरे को तो सबको देना पड़ेगा। तो मैं इतना सारा कैसे दूंगा, और शायद उनको वो चीज़ काम की भी नहीं हो, ठीक है। तो बाकी वो इन्फॉर्मेशन मैं ऑनलाइन अवेलेबल करा देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट वगैरह में, लेकिन अगर किसी को कॉपी चाहिए तो ये सबसे बेस्ट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको हमेशा इसको क्या करना पड़ता है, कंपनी अटैच, ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो उसके साथ ही हमेशा अटैच रहता है। लेकिन फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज प्रोस्पेक्टस की नीड कहाँ नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ डज नॉट अप्लाई। पहले तो लिखा है जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, ठीक है, अंडर राइटिंग अग्रीमेंट के लिए, मतलब समझो कुछ नहीं है, जब ना अंडर राइटर अपने शेयर्स सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करता है, तो वो पहले हमारे साथ अंडर राइटिंग अग्रीमेंट करता है। तो वो तो हमारे बारे में सब कुछ जान के आता है, वो मतलब 500-600 पन्ने क्या, वो तो हो सकता है 1000 पन्ने की रिपोर्ट्स भी पढ़ता होगा, तब जाके हमारे लिए अग्री करता होगा। ऐसे अंडर राइटिंग क्या होता है सर, अंडर राइटिंग करना मतलब जब आपके शेयर्स जो होते हैं ना, आपको मार्केट में डाउट है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर 90%, आपको डाउट है कि मार्केट में लोग केवल आपका 85% लेने को रेडी है ना, बाकी 5% का दिक्कत हो सकता है, तो आप सेफर साइड के लिए किसका यूज कर लेते हो, अंडर राइटर का, थ्रू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट, जो आपको शेयर सब्सक्राइब करके देता है। तो जब वो शेयर सब्सक्राइब करके देगा, तो पहले उसने सब कुछ रीड कर रखा होगा, तो आपको ये ब्रीज प्रोस्पेक्टस देने की नीड ही नहीं है उसको, तो उनको जब दे रहे। इसके अलावा जब आप किसको ऑफर नहीं करो, पब्लिक को, जब मैं पब्लिक को ऑफर नहीं करूँ तो ये ब्रीज प्रोस्पेक्टस इशू ही क्यों करूंगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो पब्लिक को जब ऑफर करो तभी होता है ना। अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करूँ या कुछ और करो तो मैं दूसरे डॉक्यूमेंट के थ्रू करूंगा, तो उसमें फिर मेरे को ये बताने की जरूरत ही नहीं है, एवरेज प्रोस्पेक्टस की नीड ही नहीं है। या वापिस ही किन्हीं को दे रहा हूँ, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, तो उनको तो मेरे बारे में सब पता है ना, ठीक है। फिर हाँ, लेकिन अगर किसी शेयरहोल्डर ने क्या किया रिक्वेस्ट, तो आपको उसको देना पड़ेगा। अब आ जाओ मेन पॉइंट में, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात समझो। आज के डेट में अगर हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली और मेनली कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर सिक्योरिटीज खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक वर्ड, एक फ्रेज उसके लिए यूज होता है क्या, उबरी में फीड्स, बोले तो लैटिन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अटमोस्ट गुड फेथ। हमको केवल ये याद रखना है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सर, अटमोस्ट गुड फेथ की कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सर मतलब क्या है इसका, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है, मतलब कि यार एकदम हम अच्छे मन से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें ना आप बहुत विश्वास का नाता हो जाता है, बहुत विश्वास का रिश्ता हो जाता है आपका, ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो लीगल डॉक्ट्रिन है इसकी, वो क्या बताती है कि सारी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की वो गुड फेथ में काम करेगी, पूरा पूरा डिक्लेरेशन देगी कि जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट उनको पता है। तो जो भी परचेजर है इन शेयर्स का, उनको ट्रू और करेक्ट डिस्क्लोजर देना है सारे फैक्ट का प्रोस्पेक्टस में। तो जो प्रोस्पेक्टस है इस सेट टू मिसलीडिंग, हम लोग कब उस प्रोस्पेक्टस को मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस मानते हैं, अगर उसमें क्या है कोई मिस स्टेटमेंट है। अब सर मिस स्टेटमेंट का जनरल मीनिंग क्या होता है, मतलब समझो, अगर आज मैं किसी प्रोस्पेक्टस को क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्टस तू मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है, और अगर तू मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है तो तेरे को मार पड़ेगी, समझ में आ रहा है। तो कौन से प्रोस्पेक्टस को मिसलीडिंग बोलेंगे, जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट कौन सा होगा, मिस स्टेटमेंट। तो अगर किसी प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट है तो वो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस हो गया। तो कब मानेंगे, इन कॉमन पैरेलेंस, जनरल आम बोलचाल भाषा में मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इन इज एन एक्ट ऑफ स्टेटिंग एनीथिंग दैट इज फॉल्स। आपने कुछ ऐसा बोला जो फॉल्स या एक्यूरेट नहीं है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, इफ इट प्रोड्यूसेस अ रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ द एक्चुअल फैक्ट। तो एक्चुअल फैक्ट का गलत गलत चीजें बता रहा है तो वो इसके अंदर नहीं होगा। इट कुड बी इधर ड्यू टू कमीशन और ओमिशन। कमीशन मतलब कुछ आपको शायद, सॉरी,
ठीक है, आपको नहीं करना था, आपने कुछ कर दिया, कुछ नहीं मतलब उसमें कुछ आपने कमिट कर दिया या ओमिट कर दिया, ठीक है, या बोथ, तो कुछ कुछ भी तरीके से हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपने मिस स्टेटमेंट किया, और अगर आपने मिस स्टेटमेंट दिया है, मिसप्रेजेंटेशन किया है, तो आप तो बहुत गंदे फंसते हो। तो आप पहले समझो ये क्या लिखा है। अब रेमेडीज, अगर आपने क्या कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन दे दिया प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, अगर आपने मिस स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन दे दिया प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, तो रेमेडीज क्या है, एज अगेंस्ट दी कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट में रेमेडी क्या है, आप सामने वाला बंदा कॉन्टेक्ट को क्या कहते हैं, रिसीशन और डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगेंस्ट द कंपनी एंड अदर्स, सिविल लाइबिलिटी, ठीक है, यानी कि कंपनसेशन के लिए फाइल कर दो। इसके अलावा एनी अगेंस्ट पर्सन ऑथोराइज टू इशू प्रोस्पेक्टस, ठीक है, जिन लोगों ने भी प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया था इशू करने के लिए, तो क्रिमिनल पेनल्टी और डैमेजेस जो भी उनको हुआ है उसके चक्कर में, धोखाधड़ी के चक्कर में हुआ है। सर अब पहले तो बताओ राइट ऑफ रेसिशन क्या लिखा है, रेसिशन का मतलब समझते हो क्या तुम लोग, कोई बताएगा प्लीज, आप लोगों ने पढ़ा है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में, फाउंडेशन में, बताओ जल्दी। बोलो। Rescission. Are you guys listening me? ओके। हाँ। कैंसल। ओके। कंपनी जब अपने शेयर्स वापस ले ले तब, ओके, ठीक है। तो वही लिखा है भाई, अ पर्सन हु हैज परचेज शेयर्स फ्रॉम द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जिसमें कोई क्या था, मतलब कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, इसके अंदर क्या स्टेटमेंट था, अनट्रू या मिसलीडिंग स्टेटमेंट था, किन फैक्ट्स का, मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, ठीक है, तो वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की रिसीशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देने के लिए, रिसीशन कैंसिल करने के लिए अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इसका वो क्या होगा सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल, किसके ऑप्शन में, सब्सक्राइबर के ऑप्शन में, उसको वो ट्रीट कर सकता है ना, फिर लिखा इट विल रिमेन वैलिड अनलेस ही एक्चुअली रिसाइंस इट, तो जब तक रिसाइन नहीं करता तो वो वैलिड है। अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है उसका एप्लीकेशन फॉर द रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए, तो कंपनी रिमूव करेगी अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से, मतलब उसके खिलाफ ऑर्डर भी हो सकते हैं ना, और रिटर्न करेगी मनी जो भी उसको मिला है। फिर लिखा है एंटाइटलमेंट टू कंपनसेशन फॉर डैमेजेस व्हिच हैज सस्टेन थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग अंडर सेक्शन, जो सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें वो अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इधर आ जाओ काम की चीज में। एक्सेप्शन बोर्ड है व्हेन द राइट ऑफ रिसेशन इज नॉट अवेलेबल, अब ये रिसीशन का राइट जो है वो कब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो लिखा है वो अवेलेबल नहीं होगा अगर इज नॉट बी अवेलेबल टू दी सब्सिक्वेंट परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। समझ में आ रहा है ना, माइट भी बोल दूंगा सेकेंडरी मार्केट या ऐसा कुछ, समझो, है ना। आपने डायरेक्टली शायद कंपनी से खरीदा नहीं है, नॉट बी अवेलेबल टू द सब्सिक्वेंट परचेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, अगर आपने शेयर्स कहाँ से परचेज किए, मार्केट से, समझ में आ रहा है, माइट भी आपने डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदे, कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे बिलीव नहीं किया, रिलाई नहीं किया, माइट भी, तो आपके पास फिर राइट भी नहीं होता। और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ कैन नॉट आल्सो सीक रिलीफ, ऐसी कंपनी कैन नॉट कंसीडर टू बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन ही अपेंडेड हिज सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ही कैन नॉट बी सेड टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस। हाँ वही चीज तो बोल रहा है कि जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, वो भी रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता है, क्योंकि कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब कंपनी तो इन बनी थी, यही लोग तो मिलकर कंपनी बनाई थी, इन्होंने अपना सिग्नेचर वहां पे अपेंड किया था, समझ में, तो ये नहीं बोल सकते हम तो इससे वो इन्फ्लुएंस हुए, अरे भाई तुम ही लोगों ने कंपनी बनाई है, यू गाइस कैन डू दिस। तो ये अलाउड नहीं है उन लोग को, ये बोल के बचाओ रखना अपना, बचा नहीं सकते, फिर बच नहीं सकते अगर ऐसे है तो। चलो बढ़ोगे आगे। नेक्स्ट बोला सर सेक्शन 34, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये क्या है सर, क्रिमिनल पेनल्टी, क्रिमिनल लाइबिलिटी मीन दी फॉर मिसस्टेटमेंट्स, मतलब कि अगर आपके प्रोस्पेक्टस में कोई मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, तो लिखा वेयर प्रोस्पेक्टस इंक्लूडेड मिसलीडिंग स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट और एनी ओमिशन, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है मिसलीड, यानी कि आपने कुछ ऐसा डाल दिया है या कुछ डालना भूल गए हो जो कि क्या करेगा, मिसलीड करेगा, तो जिन लोगों ने भी ऑथोराइज किया था उसको, जिन लोगों ने भी साइन किया होगा या जिन लोग का भी नाम है, उन सब लोग को कहाँ पे लाइबिलिटी मिलेगी, 447 में। 447 के सर जल्लाद सेक्शन, आई कॉल इट एज अ जल्लाद, सर 447, ये कैसा जल्लाद जैसे फांसी देता है ना, इतना बोलते हैं ना कि कोई बहुत वो आदमी एकदम डेंजरस आदमी, बस ये सेक्शन वैसे ही है। ये सेक्शन क्या बताएगा, तूने फ्रॉड किया ना, तूने अगर मिसस्टेटमेंट दिया, कुछ गलत किया, फेथ के रिश्ते को तोड़ा, समझ में है? तो लिखा है कि आप 447 में मरोगे। 447 कहाँ है सर, अभी नीचे कहीं तो भी मैंने एक आध सेक्शन में दिया है 447, तो वहां पढ़ लोगे, ठीक है, जब आएगा तब मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। फिर लिखा है सर, कब कोई बंदा की लाइबिलिटी नहीं आएगी,
एक्सेप्शन बताओ सेक्शन 34 में। तो लिखा है आप गिल्टी नहीं होंगे अगर आपने ये बता दिया कि जो मिसस्टेटमेंट दिया गया था ना ब्रो, जो भी मिसस्टेटमेंट दिया गया था या जो भी मेरे से भूल चूक हो गई, भूल गया मैं कुछ डालना, वो क्या इमटेरियल है, मतलब इतना भी कोई बड़ा भारी चीज नहीं था। इट वाज लाइक यार इतना चलता है, तो ऐसा कुछ था। समझ में आ रहा है, तो वो भी अलाउड नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही? ऑडिबल हो ना? जल्दी बताओ। ओके ग्रेट। एम यस आई एम ऑडिबल। ठीक है। तो चलो, हाँ अब मैं क्या बता रहा था कि ये तो हो गया सबसे पहले स्टेटमेंट और ओमिशन इज इमटेरियल। अब ये बच के डिफेंस ले सकते हो। सेकंड, आपके पास रीजनेबल ग्राउंड था बिलीव करने का, और जब आपने ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ ना तब तक भी आप ये बिलीव ही कर रहे थे क्या, कि स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ वो ट्रू है। समझ में आ रहा है? तो इससे भी आप ये देख के भी आप बच सकते हो। होप सो आपको ही समझ में आया होगा। तो ये डिफेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफेंस मतलब आप कब लायबल नहीं होंगी। फिर लिखा है प्रीरिक्विजिट्स फॉर द क्लेम ऑफ डैमेजेस। अगर आज आप डैमेजेस क्लेम करना चाह रहे हो तो उसके लिए जरूरी क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि फ्रॉडुलेंट पर्पस के साथ प्रोस्पेक्टस में चीजें डली होगी, और वो चीजें क्या होनी चाहिए, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद पर्सन इज इंटेंडेड टू एक्ट अपॉन इट, और जिस जो आपने ये प्रोस्पेक्टस में बातें लिखी है ना, उसमें सामने वाले बंदे ने उसके ऊपर एक्ट किया, उसको बिलीव करके कुछ तो भी किया है। फिर पर्सन सफर द डैमेजेस, और पर्सन को सही में क्या हुआ, डैमेजेस हुआ उस चक्कर में, उस बिलीफ या मिसप्रेजेंटेशन के चक्कर में, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वो लिखा इंक्लूजन ओमिशन वाज नेसेसरी, तो वही चीज बोला है। यहाँ कहीं और दी ये वाला पार्ट है, ये यहाँ का। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ के हैं। प्लीज याद रखना मिसरिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो ये लिखा अगर आप डैमेजेस क्लेम करना चाह रहे हो तो सर एक बार वापस बताओगे कि हाँ समझो कुछ भी नहीं है, ये क्या बना चाह रहे हैं। जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉडुलेंट बातें लिखी गई थी, वॉज देयर इन द प्रोस्पेक्टस एंड इट इज ऑफ मटेरियल फैक्ट। इंपॉर्टेंट चीज के साथ आपने 3-5 किया। ठीक है, और जो सामने वाला बंदा है जो उसके ऊपर शेयर ले रहा है, जिसको लॉस हो रहा है, उसने उसके ऊपर एक्ट किया और उसको सही में क्या हुआ डैमेजेस, तब तो वो यहाँ की क्या ले सकता है, डैमेजेस को क्लेम फाइल कर सकता है। फिर लिखा है नोट, लॉस फ्रॉम अ स्टेटमेंट इज नॉट एसेंशियल टू बी हेल्ड अ पर्सन गिल्टी अंडर सेक्शन 34। अब अरे जरूरी नहीं हर बार लॉस ही हुआ हो। 34 में अगर आपने कुछ गलत भी किया है, कांड तो किया ही है ना, तो यू विल बी लाइबल। ठीक है, अब जो लाइबिलिटी दी है ऑफेंस सेक्शन 34 के लिए, वो एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। मतलब कि ये इमटेरियल है, ये इतना कोई इसमें हमको कोई ध्यान में रखने वाली चीज नहीं है कि जो ओमिशन है वो आपका इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था, है ना। इन बोथ द केसेस पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 34 एंड लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। ठीक है, फ्रॉड के अंदर में। ये बात कहाँ लिखी है सर, ये सब चीज़ें आपके मॉड्यूल में लिखी हुई है, ये आपका मॉड्यूल है, यहाँ पे आपको सब चीज़ दिख जाएगी। चलो नेक्स्ट आता है सेक्शन 35। ये भी अच्छा है, 447 में आगे बताऊंगा, अच्छा चीज़ है याद करना है हमको। 35 में क्या बोलते हैं सर, सिविल लाइबिलिटी। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी। अच्छा 34 में ये जो है ना क्रिमिनल लाइबिलिटी में स्टेटमेंट करने में, मिस स्टेटमेंट इज लाइक अ फ्रॉड। तभी तो यहाँ पे लिखा है ना फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड से बने, फ्रॉड करने पे तो 447 लगता है। फिर लिखा है अगर लॉस या डैमेज हुआ किसको, सब्सक्राइबर और सिक्योरिटीज को, बिकॉज ऑफ एज अ कंसिक्वेंस ऑफ एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूजन ओमिशन ऑफ एनी मैटर, जो कि मिसलीडिंग था सब्सक्राइबर को। मतलब अगर सब्सक्राइबर ने कोई चीज के ऊपर एक्ट किया आपके कोई स्टेटमेंट के ऊपर, उससे उस चक्कर को क्या हुआ, उस बंदे को लॉस या डैमेज हुआ, तो ये कहना अब कौन कौन लायबल होगा, तो सर ये सारे लोग लायबल हो सकते हैं। कौन कौन, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट या कोई और पर्सन जिसने ऑथोराइज किया था। इसके अलावा पर्सन, इसका नाम एज अ डायरेक्टर आया हुआ है वहाँ पे, तो वो ऑथोराइज टू बी नेम्ड एज अ डायरेक्टर, तो दिस ऑल पर्सन विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, फिर लिखा है सर एक्सेप्शन क्या है लाइबिलिटी का, तो समझो क्या है। तो लिखा है हैविंग कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ही विथड्रॉज कंसेंट। आप मतलब क्या क्या बोल सकते हो, समझो पहले मैंने अग्री किया था कि ठीक है मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन बाद में जब मेरे को पता चला कि यार ये कंपनी तो कितनी फर्जी है, ठीक है, दे आर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और समथिंग रॉन्ग, तो मैंने अपने आप की अपनी जो कंसेंट थी उसको क्या कर ली थी, विदड्रॉ। या प्रोस्पेक्टस जो इशू किया गया था, मैं ये बोल रहा हूँ यार, मैं बोल के बच रहा हूँ कि यार मेरे नॉलेज मेरी कंसेंट के बिना किया गया, और जब मेरे को पता चला ना, जैसे ही मैं अवेयर हुआ, मैंने वैसे ही उसका क्या दे दिया, एक रीजनेबल पब्लिक नोटिस की, मैंने अपने हाथ उठा दिया भाई, आई डोंट नो देम, या दे आर डूइंग फ्रॉड और दे आर डूइंग समथिंग एल्स, ऐसे करके मैंने बोल दिया था। ठीक है, और ही स्टेटमेंट वाज एन एक्सट्रैक्ट और कॉपी ऑफ एक्सपर्ट, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो क्या था, एक्सट्रैक्ट था या कॉपी था एक्सपर्ट की स्टेटमेंट का, और मैंने उसको सही माना था, एक्सपर्ट को कॉम्पिटेंट माना था वो देने के लिए, उसने सही किया है, उसने सही दिया है, मैंने ये मान के आगे बढ़ा। तो फिर मैं कैसे लायबल, अगर आप ये सही से बताते हो तो फिर आप लायबल नहीं होते हो। मतलब अगर ये प्रूव हो जाता है तो कि सही में आप लायबल नहीं हो, तो लिखा है इसके लिए भी क्या क्या चीज़ें, पहले तो फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का ओरिजिनलिटी को होना चाहिए, एंड इट सीन दी प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर एक्ट किया है, ठीक है, और एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ, डिसीव हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको सही में लॉस हुआ है।
यानी कि एक्चुअल लॉस समझ लो, ठीक है, डिसीव करना। इसके अलावा उसने क्या किया, प्रोस्पेक्टस को पढ़ा है ओरिजिनल अथॉरिटी से, द ही इज द ओरिजिनल अथॉरिटी, वो खुद ओरिजिनल अथॉरिटी है, और उसने प्रोस्पेक्टस को पढ़ा था, उसके दम पे उसने लिया था। इसके ऊपर केस लॉ बना हुआ है ना, तुमको मैं कभी बताऊंगा। क्वेश्चन उसमें यही था कि भाई अगर मैं सेकेंडरी मार्केट वगैरह से ले रहा हूँ, ठीक है, या तो मैंने, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने अभी कोई कंपनी का इशू आ रहा था, मैंने प्रोस्पेक्टस देखा लेकिन अभी खरीदा नहीं, कंपनी लिस्ट हो गई अपने शेयर्स को, उसके 1-2 महीने बाद खरीदा, ठीक है, तो क्या मैं 11 को, तो एक तो मैंने डायरेक्टली नहीं खरीदा, मैं ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं हूँ, और मैंने भले प्रोस्पेक्टस पढ़ा होगा लेकिन मैंने उसके ऊपर एक्ट नहीं किया, और मेरे साथ एक्चुअली में मतलब ऐसा डिसीव वाला कोई केस नहीं हुआ। या तो हो सकता है मेरे को अंदर से बातें पता होगी, ठीक है, तो फिर मैं रो नहीं सकता। फिर लिखा है सेक्शन 34-35 की समरी, ये पढ़ लो तो एक बार सब लोग, ये दोनों वाला पॉइंट। पढ़ लिया है सब लोग, चलो आओ, प्लीज याद रखना इसको, ये शॉर्ट में इसका समरी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 36। तुमको कहीं जाना है दिव्या? ओके, थोड़ी देर और बस, ठीक है, चलो। और अगर किसी को कोई अर्जेंट काम है तो दे कैन वॉच इट लाइव ऑन दी यूट्यूब ऑल्सो, इट विल बी अवेलेबल देयर इन दी रिकॉर्डिंग फॉर्म। तो जितना हो चुका है उसके बाद अगर कोई लाइव सेशन से जा रहे हैं तो जा सकते हैं, अगर कोई अर्जेंट काम है तो, एल्स टू कनेक्टेड। तो इससे क्या रहेगा, तुम्हारा हाथ वाथ निपट जाएगा अगर अर्जेंट काम नहीं है तो। कि चलो, लेट्स बैक ऑन द ट्रैक। सेक्शन 36 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी। सर ये क्या बोलते हैं, समझो। आज की डेट में ना, अगर आपने किसी को भड़काया या इंड्यूस किया, समझ लो कि भाई तूने ये शेयर ले ले, भाई ये मार्केट में कम में मिल रहा है, ठीक है, या यहाँ पे पैसा लगा दे, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं भी किधर लायबल होऊंगा, 447 में गलत तरीके से इसको इंड्यूस किया, क्या, या तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में आ जा, ठीक है, या कोई एग्रीमेंट किया कि अपन प्रॉफिट कमाएंगे, या कोई और क्रेडिट फैसिलिटीज मैंने ऑब्टेन करी है गलत तरीके से शेयर सिक्योरिटीज के दम पे, ठीक है, तो ये क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है, तो ये सब अगर मैंने किया है तो मैं इसके अंदर लायबल हो सकता हूँ, ठीक है, ये तो बेसिक सेक्शन है। सेक्शन 37 एक्शंस बाय अफेक्टेड पर्सन। अभी आप क्या बोल रहे हैं, तू 35 में, 34 में तेरे साथ रहूंगा, 35 में तेरे साथ रहूंगा, या 36 में रहूंगा, तो तू 37 में आके केस फाइल कर सकता है। क्या, क्लास एक्शन सूट। याद है कि किसी को क्लास एक्शन सूट क्या होता है, ठीक है, मैंने, वैसे तो मैं रेगुलर क्लासेस में बताता हूँ, यहाँ पे समझ लो जो सुन रहे, क्लास एक्शन सूट क्या है, जब एक आदमी, कोई एक कॉमन पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन रॉन्ग करता है, ठीक है, जैसे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे विजय माल्या ने 10 बैंक से लोन लिया, तो 10 के 10 बैंक से एक ही बंदे ने कुछ गलत किया, या इसके अलावा हर्षद मेहता समझ लो, ठीक है, हर्षद मेहता ने अगर कहीं, हर्षद मेहता भी नहीं बोलता, और किसका बोले, चलो एक बार के लिए तुम ज्यादा अच्छा जानते होंगे विजय माल्या को, तो विजय माल्या ने समझो अगर 20 बैंक से लोन लिया है, समझ में आ रहा है, तो आज अगर सारी बैंक अलग अलग उसके खिलाफ लोन के लिए केस फाइल करेगी, एग्जाम्पल, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो शायद वो अच्छे से नहीं कर पाएगी, है ना, तो उससे अच्छा क्या है कि आप सब मिलके एक ही केस फाइल करें, दोनों के लिए अच्छा है, अथॉरिटीज के लिए भी अच्छा है जिस बंदे के खिलाफ केस फाइल हुआ है, और जो कंपनी केस फाइल कर रही है, जो बैंक्स केस फाइल कर रही है, ठीक है, जिससे उन लोग एक प्रॉपर एक मुट्ठी बन जाएंगे, एक एक करके अगर केस फाइल करेंगे ना, 1 2 3, तो ये उंगली को तो कोई भी ऐसे कर सकता है, लेकिन अगर ये लोग मुट्ठी बन के एक साथ एक ही केस फाइल करेंगे तो इनका केस मजबूत रहेगा। तो इसी को समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे क्लास एक्शन सूट बोलते हैं, उसने सेक्शन 37 के थ्रू वो भी पॉसिबल है। 38 क्या होता है सर, पर्सोनेशन करना। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैं कोई बंदा नहीं हूँ, मैं कोई मिस्टर अंकित नहीं हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, फिर भी मैं अंकित के तौर पे बोल रहा हूँ अपने आप को, तो लिखा है मेक्स एन एप्लीकेशन इन द फिक्टिशियस नेम, या तो कोई अंकित नाम का बंदा ही नहीं है, या अलग अलग एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं अलग अलग नाम के साथ, या इंड्यूस कर रहा हूँ कंपनी को कि वो अलॉट करे शेयर्स इन दी फिक्टिशियस नेम, ठीक है, दिस पनिशमेंट शेल बी रिप्रोड्यूस इन एवरी प्रोस्पेक्टस। तो आपको बताना है कि आप किधर लायबल होंगे, 447 में। अगर आप ये कुछ कांड करना चाहोगे तो आप 447 में मरोगे। 447 की सर सजा तो बताओ, ये तो कोई आ गई, ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट लिखा है, एवरी पर्सन इज वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड, कोर्ट में ऑर्डर डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्ज करना मतलब शायद उसकी जो भी गेन्स है उसको छीन लेगी, अपने कब्जे में कर लेगी, भाई तूने गलत किया, या सीजर,
या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। फिर क्या जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो किसके खाते में जाएगा, आईपीएफ। आईपीएफ बोले तो सेक्शन 125 में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, डिविडेंड वाले चैप्टर में बताऊंगा इसके बारे में और। तो ये सब कुछ था, अगर किसी ने पर्सोनेशन करके अपने शेयर सिक्योरिटीज को गलत तरीके से ऑब्टेन करने का सोचा। सेक्शन 447 क्या है सर, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। फ्रॉड के लिए क्या पनिशमेंट है, 447 याद रखना, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है इसको, मतलब पढ़ना नहीं है, याद भी रखना है, रटना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, अच्छे से। लेकिन सर ये रटने जितना है, अरे मैं तो ऐसे ही याद करा दूंगा, तुमको रटना ही नहीं पड़ेगा। समझो, इसने ना दो तरीके से बांटा। ये पहले तो बोलता है सर फ्रॉड किया गया आपने, हाँ किया। सर कितना बड़ा किया कितना छोटा किया, तो यार आपने ना बड़ा छोटा कौन सा किया, तो अब सर बड़ा छोटा कैसे बताएंगे। तो बोलता है अगर तूने जो फ्रॉड किया है ना, ठीक है, कंपनी के अंदर में, वो अमाउंट कितने अमाउंट का, 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्न ओवर विच एवर इज लोअर, ठीक है, कम से कम इतने का फ्रॉड किया, मतलब मैंने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का फ्रॉड किया है, ठीक है, और वहां पे लेकिन क्या नहीं इन्वॉल्व है, अभी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व, बस इतना समझो। तो मेरे ऊपर कितने का फाइन लग सकता है, ठीक है, तो ये मेरे ऊपर फाइन लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जितना भी मैंने फ्रॉड किया, एग्जांपल मैंने 12 लाख किया, तो 12 लाख इंटू 12 लाख का 3 टाइम्स मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, तो इतना 36 लाख। एंड बीच में क्या, एंड 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि ये भी साथ साथ कम से कम 6 महीने की जेल, जो मैक्सिमम कितने साल की हो सकती है, 10 साल की। लेकिन अगर आपने ये जो फ्रॉड किया, इसमें क्या इन्वॉल्व था, पब्लिक इंटरेस्ट, बड़ा भारी पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, आपने पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा ही बड़ा धोखा कर दिया, तो फिर कितना होगा, मिनिमम तो यही है अमाउंट ऑफ इक्वल, और ये भी 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे सजा जो यहाँ मिनिमम 6 महीना थी, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, केवल वो 3 साल बढ़ जाएगी, मतलब ये तो सब सेम रहेगा, बस ये बढ़ जाता है। मतलब मिनिमम जो आप पहले 6 महीने के लिए जेल जाना था, 6-8 महीने की सजा हो सकती थी, अब कम से कम 3 साल की सजा होगी, अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी करी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सर ये तो अच्छे से आ गया सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपने फ्रॉड जो किया वो क्या, छोटा मोटा फ्रॉड किया, समझो एग्जाम्पल 8 लाख का या 1% ऑफ योर टर्नओवर से कम का फ्रॉड किया, तो आप इधर आ जाते हो, तो यहाँ पे मिनिमम फाइन नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम बोले अप टू कितना जा सकता है, 50 लाख रुपए तक, ठीक है। और बीच में एंड या और है, या तो फिर या तो तुमको वो क्या लगा देगा, अगर इतने में ही खुश हो गया कि इतना ही बहुत है, कि तुम्हारे पर केवल 5 लाख की पेनल्टी लगा दिया मैक्सिमम, तो वो भी लगा सकता है, 50 लाख तक की लगा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितने साल की हो सकती है, 5 साल। और यहाँ पे एंड और है, तो मिनिमम नहीं है कि 6 महीने या 3 साल जाना ही पड़ेगा, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट दे वांट, वेदर दे वांट टू अवॉर्ड अच्छा खासा पनिशमेंट अप टू 5 years, और वेदर दे डोंट वांट टू अवॉर्ड एनी पनिशमेंट, दे जस्ट वांट टू इम्प्रिजनमेंट, और दे जस्ट वांट टू अवॉर्ड द फाइन, कि वो लोग केवल आपको फाइन देना चाहते हैं। आया क्या समझ में, होप सो आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज पूछना, मैं फिर से बताऊंगा 447, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक सो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। आ गया। ओके, मैं फर्स्ट वाला फिर से बता देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, समझो। हुआ क्या, मैंने फ्रॉड किया, हाँ भाई मैं मान रहा हूँ मैंने फ्रॉड किया, प्रोस्पेक्टस इशू करके कुछ तो भी घपला किया, लेकिन समझो मैंने ना फ्रॉड केवल 2 लाख रुपए का किया है, तो क्या ये 10 लाख से कम है। देखो ये दोनों का थ्रेशोल्ड है, अगर 10 लाख के ऊपर हुआ तो फिर ये वाली पनिशमेंट, और अगर 10 लाख से कम हुआ तो ये वाली, या जो भी टर्नओवर है मेरी कंपनी का उसके 1% से कम का। समझो एग्जाम्पल मेरी कंपनी का टर्नओवर है 10 लाख रुपए, ठीक है, उसका 1% कितना होगा, एग्जाम्पल को समझो, एग्जाम्पल समझ लो, 1 लाख 10 लाख रुपए, 10 हजार रुपए, 10 हजार रुपए समझ लो, मैंने 5 हजार का फ्रॉड किया एग्जाम्पल के तौर पर, क्या उससे कम है क्या, हाँ, तो उसका भी उतना भी नहीं टच किया ना, तो दोनों में से जो भी कम है उसको अगर मैंने टच किया, ठीक है, तो मेरे पास मैक्सिमम कितना फाइन लग सकता है, 50 लाख रुपए तक का, या 5 साल की सजा, या दोनों भी। समझ में आ गया, ऐसा बोलना चाह रहा। बढ़ू आगे, बोलो, चलो। सेक्शन 39, ग्रेट ग्रेट, चलो। तो सेक्शन 39, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी। सर ये अच्छा सेक्शन है, ये अब इजी इजी है ना, देखो क्या लिखा है, जहाँ व्हेन एन एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड इट इज एन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का होता है जैसे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, और जैसे ही फॉर व्हेन वेयर फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, इसको हम लोग क्या नहीं मानते, एज एन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या है, जैसे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, आज तुम लोगों ने मेरे पास अप्लाई किया 100 शेयर लेने को, मैंने ऑफर निकाला, तो तुमने 100 शेयर का ऑफर को एक्सेप्ट करते मेरे को वहां से एप्लीकेशन दिया, तो मैंने तुम्हें उसको एक्सेप्ट करके अलॉट कर दिया, तो दैट इज अलॉटमेंट। बट फॉरफिटेड शेयर्स को अभी से री इशू करना इज नॉट अ फर्दर न्यू अलॉटमेंट, ओके। तो लिखा है सर इसके अंदर क्या है, सबसे पहले एक वर्ड चीज आती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अ मस्ट,
ठीक है, लेकिन ये किस केस में इंपॉर्टेंट है, ओएफएस। ओएफएस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये क्या लिखा है सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आज की डेट में कितना बताया गया, 90% ऑफ द एंटायर इशू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 10 लाख रुपए का इशू ला रहा हूँ तो कम से कम 9 लाख रुपए की मेरे शेयर्स तो उसमें सब्सक्राइब होने ही चाहिए, जितने लोग मेरे शेयर्स को लेना चाह रहे हैं। अगर इससे कम है तो मेरे को फिर अबेंडन करना पड़ेगा, मेरा ऑफर खत्म करना पड़ेगा। एनी मीन्स बाय विच मनी कैन बी रेमिटेड मे बी यूज, बट रेमिटेंस मस्ट बी क्लियर्ड एंड एक्चुअल कैश हैज बीन रिसीव बिफोर प्रोसीडिंग। आपने कुछ नहीं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो कैश रिसीव करने का, लेकिन एक्चुअल में कैश आना चाहिए, ठीक है, बिफोर द प्रोसीडिंग फॉर अलॉटमेंट। तो लिखा है एप्लीकेशन फॉर शेयर्स इफ एनी accompanied बाय एनी सच पेमेंट डज नॉट कंसिडर वैलिड ऑफर। वही चीज बोल रहा है, एन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स इफ नॉट accompanied बाय एनी सच पेमेंट, तो ऐसा कोई आपको पेमेंट ही नहीं आया है तो वो वैलिड ऑफर ही नहीं कहलाएगा, मतलब चीज़ें नहीं होगी। बस मेनली आपको क्या लगना है, 90%। और ये किस केस में नहीं लगता है, ओएफएस के केस में ये आ सकता है, कभी कभी एमसीक्यू, कभी कभी केस के फॉर्म में। ठीक है, फिर बोला क्वांटम ऑफ अमाउंट में बी पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब कितना आप इसके अंदर वो दे सकते हो, ठीक है। तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि एप्लीकेशन में अमाउंट कम से कम कितना होगा। मेरी बात समझो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, समझो। आज ना मैं जो भी शेयर ऑफर कर रहा हूँ, ये वाला केस भूल जाओ। इधर समझो, आज मेरा एक शेयर, मेरा मैं मान रहा हूँ एक शेयर 100 रुपए का होगा। तो भाई अब 100 रुपए का है, अब आप इसमें ना अलग अलग तरीके से पैसा मंगाओगे। कैसे सर, मैं कुछ पैसा किस में मंगाऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन मनी में मंगाऊंगा, कुछ अलॉटमेंट में, ठीक है, समझो एक कॉल में, फिर एक कॉल में, ऐसा होता है समझो एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 3 रुपए मंगाऊंगा, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए और यहाँ पे 3 रुपए। इधर मतलब 30-30 समझ लो ना, समझ में आ रहा है ऐसा, 30-20-50, 20-30-50, 50-50-100। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन में कम से कम कितना मंगा रहा हूँ, 30 रुपए, कितना परसेंट हो गया इसका, 30%। तो मेरा कम से कम कितना होना चाहिए, 5%। मतलब 100 रुपए का अगर शेयर है तो कम से कम मेरे को एप्लीकेशन में 5 रुपए तो मंगाने ही मंगाने हैं, 5% होना चाहिए। ठीक है, 5 से कम सर 3 रुपए मंगाना चाहो नहीं सर, 5 से ज्यादा जितना मंगाना है मंगाओ। और सेबी कितना, हाँ वही, एंड एटलीस्ट 25% ऑफ द इशू प्राइस। ठीक है, और इशू प्राइस का बचे, लेकिन ये कि कौन ने बोला है, सेबी ने। तो सेबी के अकॉर्डिंग है, बट इसमें इतना डेप्थ नहीं जाते, बस इतना 5% ये है और बाकी 20% ऑफ द इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है सर, समझो जो भी आपका इशू प्राइस 100 रुपए का अगर आपका शेयर है, उसका 25% कितना होता होगा। समझो एग्जाम्पल ये 25 रुपए, मैं कितना मंगा रहा हूँ, 30 रुपए की, वैलिड है क्या, बहुत ही बढ़िया है। फिर लिखा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया तो ये अच्छा पॉइंट है, अगर 30 दिन के अंदर नहीं आया जहां से आपने इशू किया प्रोस्पेक्टस, तो आपको रिफंड कर देना, कितने दिन में, अगले 15 दिन में। अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं करते हैं तो फिर वो लायबल होंगे कितना, 15% पर एनम के साथ इंटरेस्ट में। अगर आपने सही से अलॉट कर दिया है तो आपको क्या फाइल करना है, आरओसी को, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। कौन से फॉर्म में, पास 3 में, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, जहाँ से आपने क्या किया, अलॉटमेंट। सर ये क्या है, कुछ नहीं समझे। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट का रिटर्न। तुमको याद होगा ना, जैसे तुमने बचपन में पढ़ा होगा एनुअल रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न क्या है सर, इनकम टैक्स वापस कर देगा, नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब हम लोग हमारा इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपने बारे में बताते हैं सारा कुछ साल भर का। तो अगर हम लोगों ने, जब जब भी अलॉटमेंट होता है ना शेयर सिक्योरिटीज का, तो एक फॉर्म फाइल होता है पास थ्री, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। और उसी को फाइल होता है कितने दिन के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ऐसा, होप से ये आ गया होगा। आ गया क्या, आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं आया तो पूछो। ग्रेट, चलो। तो आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 40 में, ये अच्छा सेक्शन है। ठीक है, डील्स सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या बोल रहा है कि हम शेयर सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डील करेंगे। तो बोल रहा है एवरी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर ला रही है उसको पहले परमिशन लेनी, किससे, एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंज से। आपको पता होगा ना, जैसे हमारे यहाँ BSE है, NSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो कम से कम इन लोगों से आपको परमिशन लेनी है। तो जो नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है वो भी आपको बताना, आप कहाँ कहाँ से परमिशन ले रहे हो। जितना भी पैसा आएगा एप्लीकेशन में वो कहाँ रखोगे, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। कौन सी बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में। जो आरबीआई के अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं ना उसके, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्स होते हैं, तो जो शेड्यूल के अंदर में जो बैंक को डाला गया है, वो शेड्यूल बैंक है। ठीक है, एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन, अच्छा, ये जो भी पैसा हम लोग ये जो सेपरेट बैंक अकाउंट में डालते हैं ना, तो ये किस में अलॉट यूज कर सकते हैं, या तो अलॉटमेंट में, जितना पैसा है उसके शेयर उतने का अलॉट कर दो, या वापस रीपेमेंट के लिए, मतलब और कोई काम के लिए, जैसे कि समझो मैं कोई बोरोइंग कर रहा हूँ, मतलब कोई पैसा उधारी में ना रहा हो या कहीं इन्वेस्ट कर रहा हो, ये सब पहले नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं हो जाता। पेमेंट ऑफ कमीशन सर, अभी क्या बोल रहे हैं, हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडर राइटिंग कमीशन की बात कर रहा है। तुमको पता है ना, एक बंदा होता है अंडर राइटर,
ठीक है। जो इंटरमीडिएट एक तरीके का बिचौलिया आदमी है वो हमको क्या कुछ सर्विस देता है क्या सर, जब मेरे को ऐसा लग रहा है यार मेरे यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट है, 90%, लेकिन मैं नया नया कंपनी, मेरे को लग रहा है कि मेरा 75% तक का ही क्या होगा, सब्सक्राइब होगा। तो मैं सेव करने के लिए अपने आप को 15% और, अगर मेरे को लगता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की नीड है और मेरे को लग रहा है डाउट है कि अगर मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो मैं किसके साथ कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ, इन लोगों के साथ। ठीक है, अंडर राइटर्स के साथ। और अंडर राइटर लोग मेरे को क्या लिख के देते हैं कि मालिक, अगर आपके जितने भी परसेंट, मतलब अगर ये 75%, 76% या जितना भी हुआ, जितना 90% से कम हुआ, उतना हम लोग आपको क्या कर देंगे, अपने दम से पैसा लगा देंगे, मतलब हम आपको उसको सब्सक्राइब करके देंगे। तो ऐसा जब वो लोग अग्रीमेंट करते तो इट कैन बी टर्म्ड एज एन अंडर राइटिंग अग्रीमेंट। तो जब ये सर्विस कोई दे रहा है तो फ्री में देगा कि नहीं, उसके लिए वो क्या चार्ज करेगा, कमीशन। तो अंडर राइटर को हम कमीशन दे दे, तो लिखा आप अंडर राइटर को कमीशन नहीं दोगे। ठीक है, जो कि आप किसको ऑफर नहीं करोगे, पब्लिक को। भाई अगर आपने पब्लिक को ऑफर किया है, तभी तो आपको डर है ना, 75%, 90% और ये वाला। तब तो अगर आपने कोई प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, तब आप कोई कमीशन नहीं देते अंडर राइटर कमीशन, वो तो क्या होता है डायरेक्टली 1 to 1 पर्सन को हम ऑफर करते हैं। तो लगा ये किससे ऑथराइज होना चाहिए, एओए से। इसके बाद जो आर्टिकल ऑफ जो कमीशन है वो कहाँ से दोगे, 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना। तो जो भी आपने इशू किया उसके प्रोसीड से जो पैसा आया, जैसे आज मैंने कोई शेयर इशू करे उससे जो पैसा आया, उसी से क्या दे दूंगा, कमीशन। इसके अलावा जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट है या दोनों को मिला के जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा रेट ऑफ कमीशन, शेयर्स में कितना दूंगा, डिवेंचर्स में कितना दूंगा। तो बोलते हैं सर शेयर है क्या, तो बोलते हैं आप जितना भी आपका इशू प्राइस है ना, जितने भी आप शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, शेयर्स आर इशूड, उसका 5% तक मैक्सिमम दे सकते हो, या एनी लेस रेट और अमाउंट जो कहाँ से ऑथराइज है आर्टिकल में। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मेरे आर्टिकल्स में 2% लिखा है और कंपनीज एक्ट में 5% लिखा है, दोनों में से कौन सा वाला दूंगा। ठीक है, तो जो भी कम है, कितना है, मैं इतना दे सकता हूँ, समझ में आया, 2% दूंगा। अच्छा सर, अगर मेरे यहाँ 7% लिखा है तो फिर कितना दूंगा, मैक्सिमम 5%। फिर लिखा है डिवेंचर्स शेल नॉट एक्सीड कितना, इसके ऊपर नहीं, 2.5%, कुछ नहीं, सेम टू सेम है, लेकिन ये 5 का क्या हो गया, 2.5, क्योंकि ये डिवेंचर का केस है, डेट का केस है, इक्विटी का नहीं है। ठीक है, तो अब ये कि अच्छा डेट में उतना ज़्यादा रिस्क, मतलब ऐसा है कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी रहने दो, उसमें नहीं जाते अपन। बस इतना समझ लो, ये समझ में आएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। आई होप सो तुमको ये आ गया होगा। ठीक है, चलो आओ। फिर क्या, डिस्क्लोजर ऑफ द पर्टिकुलर्स इन द प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग अंडरराइटिंग कमीशन, आपको क्या देना है, ऑफकोर्स अंडरराइटिंग कमीशन जिसको दे रहे हो उसके रिगार्डिंग डिटेल दो। पर्टिकुलर मतलब डिटेल समझ सकते हो, नाम दो अंडरराइटर का, उनका रेट और अमाउंट बताओ कितना दे रहे हो, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो वो लोग क्या करे, अंडरटेक कर रहे हैं, और आपने जो इनको कमीशन दिया है, ठीक है, उसका आपने रजिस्ट्रार को कोई वो डिलीवर किया है कि नहीं। ठीक है, आपको वो बताना है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये सब इसके अंदर कवर्ड है। तो आई थिंक सेक्शन 40 तक के आज हम लोगों ने किया है। ठीक है, इफ़ यू गाइस से मैं आगे 41 और 42 भी बता सकता हूँ। ठीक है, बट 42 मैं सोचा थोड़ा अच्छे से बताऊँ। व्हाट यू गाइस से, शुड वी टेक अ 2-3 मिनट ब्रेक एंड देन कवर दिस टुडे ओनली, और शेल वी वेट फॉर टुमारो एंड देन कवर दिस, वट एवर यू गाइस से। जल्दी बताओ चैट में। तो जो इसको लाइव देख रहा है ना यूट्यूब में, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब बी आर एबल है तो विल कंटिन्यू, नहीं है तो विल नॉट। ओके, ग्रेट, मतलब बियरेबल है ना। ओके गाइस, चलो आज कर लेते हैं यार, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसकी प्लानिंग करेंगे आगे की। चलो आओ मेरे साथ आओ, फटाफट जोश में, 2 सेक्शन है, कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। सबसे पहले चालू करते हैं जीडीआर सर, सेक्शन 41 जो है ना, वो डिफाइन, वो बताते हैं जीडीआर क्या होता है। जीडीआर क्या होता है सर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। ठीक है, और अगर अमेरिका में जाके करोगे तो इसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ये है क्या सर, कुछ नहीं, जब इंडियन कंपनीज फॉरेन के जुरिडिक्शन में जाके, फॉरेन में जाके वहाँ पे अपने शेयर सिक्योरिटीज को ऑफर करती है थ्रू डिपॉजिटरी रिसिट। ठीक है, रिसीट्स के फॉर्म में, डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग जीडीआर बोलते हैं। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिससे कोई राइट्स या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, कुछ भी। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किस फॉर्म में, डिपॉजिट रिसीट्स के फॉर्म में, भले ही वो कोई भी नाम से जाना जा रहा हो।
ठीक है, जो कि कोई फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया क्रिएट कर रही है ना, एंड ऑथोराइज बाय द कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरीज। कुछ नहीं, इंडिया की कोई कंपनी होगी, इसका पूरा मैं प्रोसेस आपको इधर से समझा दूंगा। ठीक है, तो वो लिखा है कंपनी में इशू डिपॉजिट रिसीट्स इन फॉरेन कंट्री आफ्टर पासिंग एसआर। तो एसआर पास करने और जो भी रूल्स रेगुलेशन आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, वो फॉलो करके आप इसको कर सकते हो। ये है कि सर कुछ नहीं, आप समझो कोई कंपनी एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया में बैठी है, उसको लगता है यार हम लोगों ने इंडिया का कैपिटल मार्केट बहुत टैप कर लिया है, लेट्स गो फॉरेन, और फॉरेन में जाके डायरेक्टली हम लोग अपने शेयर सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, वहां से पैसे मंगाते हैं। तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो दे डू दिस इन द फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिटरी रिसिट्स। तो अब डिपॉजिटरी रिसिट्स के फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो दे नीड हेल्प ऑफ सम इंटरमीडिएट, सम ब्रोकर्स और सम एजेंट्स। सो हु आर दे सर? तो समझो एग्जांपल के तौर पे यहाँ इंडियन कंपनी इंडिया में बैठी है, एग्जांपल के तौर पे समझ लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, वो अपने इक्विटी शेयर्स किसके पास रखा देती है? बोले डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास। ठीक है, डोमेस्टिक कस्टोडियन एग्जांपल के तौर पे समझ लो कोई बैंक ये सर्विस दे रही है, कोई ब्रोकर है, कोई हाउस है ना, ये सब लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो दे आर डोमेस्टिक कस्टोडियन, कस्टडी कस्टोडियन। ओके, ठीक है। अब क्या होता है एग्जाम्पल के समझो, इसमें रिस्क भी है ना, ये फॉरेन उसमें। अब समझो ओवरसीज तो क्या है, बाहर में, बाहर में एक चीज होती है उसका नाम होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी। और इसके नीचे तुमको यहाँ दिख रहा है ना, ये ओवरसीज इन्वेस्टर, समझो ये छोटे 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 बालक बालिका है, मतलब छोटे छोटे तो नहीं लेकिन लोग हैं। ठीक है, ये जैसे भी अभी इनको चला लो। ठीक है, ये लोग क्या बहुत पैसा, तगड़ा पैसा, ये इन्वेस्टर्स है, ये पैसा देने को रेडी, लेकिन इनको डाउट है भाई रिलायंस इंडिया के बाहर बैठी है, सात समंदर पार, धोखा दे दी तो। और रिलायंस को डर है हमने शेयर दे दिए तो। ठीक है, लेकिन पैसा नहीं आया तो। ठीक है, अरे जस्ट इन केस में तुमको कैसे उस सेंस में बता रहा, बट ऐसा नहीं है, बस समझो। तो ये किसके थ्रू करते हैं हम लोग? एक प्रॉपर चैनल के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक कस्टोडियन है, ठीक है, जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर्स इनकी कस्टडी में लगा देती है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अंडरलाइन शेयर्स किसके पास होते हैं? इनके पास। तो हमारे शेयर्स, रिलायंस अपने 100 शेयर अगर इशू करना चाह रही बाहर, तो शेयर्स किसकी कस्टडी में देती है? इनकी कस्टडी में। ठीक है, अब क्या होता है, इन लोग के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, इंडियन कंपनी और ओवरसीज डिपॉजिटरी के बीच में, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, और डोमेस्टिक कस्टोडियन और ओवरसीज डिपॉजिटरी में कस्टोडियन अग्रीमेंट, ये होता है। अब जैसे ही इसके पास वो शेयर आते हैं, समझो 100 शेयर आ गए, तो ये इसको इन्फॉर्म करती है, ए ओवरसीज डिपॉजिटरी, सुनना, मेरे पास ना रिलायंस ने इतने शेयर्स रखा दिए, अब तू जाना मार्केट में, ठीक है, रिलायंस और अपने बिहाफ में क्या बोलते हैं, तू डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू कर। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर ये क्या देंगे? डिपॉजिट, और उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? रिसीट्स। तो इसको क्या बोल देंगे? डिपॉजिटरी रिसीट्स। ठीक है, तो ये जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स है, मैं बहुत बहुत ऊपर ऊपर से तुमको चीजें बता रहा हूँ, हम लोग इसको रेगुलर क्लासेस में बहुत डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इतना डेप्थ अपन जा नहीं सकती। बट मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये रेगुलर टाइप का ही लगेगा तुमको, मतलब बहुत कुछ इसमें आ जाएगा। तो बस एग्जाम्पल समझते चलो। तो अब ये क्या हो गया, जैसे इसको फोन आ गया ओवरसीज डिपॉजिटरी को, कहाँ से? डोमेस्टिक कस्टोडियन से, कि भाई अपने वो जो इंडिया में बैठा है ना अपना जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है, वहाँ पे उसने रिलायंस से शेयर ले लिए, मतलब कोई धोखे का दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है ना, इन लोगों से पैसा ले लेता हूँ, और इनसे पैसा, ये लोग पैसा ले ले किसके पास जाता है? ओवरसीज डिपॉजिटरी के पास। अब यहाँ पे अग्रीमेंट पूरा होता है। अब इसमें होता क्या है समझो, ये पैसा किसको दे दिया जाएगा? इंडियन कंपनी रिलायंस को। ठीक है, और ये शेयर्स इनके पास आ जाएंगे, जो भी इनके बीच में अग्रीमेंट हुए, सब जो अग्रीमेंट चलते हैं। तो एक होता है डिपॉजिटरी अग्रीमेंट, होता है कस्टोडियन अग्रीमेंट, और दो लोग होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक कस्टोडियन, एक होता है ओवरसीज डिपॉजिटरी। आई होप तुमको समझ में आएगा, मैं इसको और इजी करा के समझा दूंगा, बट पहले समझो। इट कैन बी इशूड बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट या एनी अदर, मतलब ये जो भी हम लोग शेयर्स का लेना देना करें, कोई भी तरीके से हो सकता है। फिर बोला जो डिपॉजिटरी रिसिट्स होगी, वो किसके अगेंस्ट में होगी? या तो नए शेयर्स या स्पॉन्सर शेयर्स, जो भी सामने से रखे जाएंगे शेयर होल्डर्स के द्वारा। स्पॉन्सर शेयर्स क्या है? जैसे कि अगर मैं मेरे शेयर्स को सामने रख के कंपनी के थ्रू उसको आगे बढ़वा रहा हूँ, ठीक है, तो वो होता है एज पर दी कंडीशन, जो कौन बताएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम हम लोग उसको फॉलो करें, मतलब आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई रेगुलेशंस कंडीशन फ्रेम कर रखी है, तो हम लोग को उसको फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है? अपने शेयर्स को मार्केट में, मतलब उनके थ्रू लेके जाना है। फिर लिखा है, अब सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, इसलिए वो रेड में दिया है। फिर हम लोग को एक कंप्लायंस रिपोर्ट लेनी, किससे? प्रोफेशनल से। सर ये प्रोफेशनल कौन होता है? पैसे वाला बात, CACSCMA, जनरली दीज आर प्रोफेशनल। तो ये आपको जो CACS लोगों से ये लेनी पड़ती है ना, क्या बोलते, रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमको ये पता होना चाहिए सर GDR होता क्या है, तभी तो हम लोग रिपोर्ट दे पाएंगे। और इतनी बड़ी फॉरेन में शेयर्स का रिपोर्ट है, तो उतनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमारे ऊपर क्या आ जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो रिस्क ले रहे हो तो पैसा भी मिलेगा, तो बहुत आ देगा। ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताओ ना सर, अभी तो अभी बार बार बोलो डिपॉजिटरी रिसीट्स, लेकिन ये आप तो शेयर शेयर नहीं बोल रहे, जबकि हम लोग तो बात करते हैं शेयर का। ये तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो बताए कि जब तक डिपॉजिटरी कन्वर्ट नहीं हो जाती किसमें? शेयर्स में, तब तक ओवरसीज डिपॉजिटरी, ओवरसीज डिपॉजिटरी कौन था? ये बाहर वाला बंदा, ये बाहर वाला कोई इंटरमीडिएट समझो एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो यही अभी क्या करेगा? शेल बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिपॉजिटरी। समझो ये जो बाहर के नन्हे मुन्ने शेयर होल्डर्स है ना, तो इनके बिहाफ में कौन
वोट करेगा। ये ओवरसीज डिपॉजिटरी, ये कहाँ से होगा, इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ होगा एज पर दी प्रोविजन ऑफ द अग्रीमेंट, जिसको इन लोगों ने हैंडल एंटर किया विद द डिपॉजिटरी होल्डर ऑफ डिपॉजिटरीज रिसीट्स एंड दी कंपनी, मतलब तीनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ अग्रीमेंट हुआ होगा, तो वो उसको यहाँ पे मानेंगे। तो एक पार्टी, दो पार्टी और तीन पार्टी, तीनों के बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग वोटिंग का राइट देंगे। मतलब डायरेक्ट वोटिंग का राइट नहीं आ जाता डिपॉजिट रिसीट से, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते शेयर्स में, इतना समझ लो। आई होप आ गया होगा। अगर आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मेरे लिए तुम लोग एक काम करोगे ये, चलो एक बार मैं, आई होप ये अच्छे से दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज इसको देख लो अच्छे से, इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार पढ़ो अब इसको फटाक से। मैंने बढ़ा दिया है, बस इसका एक की पॉइंट है, बस इतना समझ लो ये। पढ़ेगे इतना, इतना पढ़ोगे तो बताना, मैं नीचे करूंगा। होप सो पढ़ ली सब लोग। चलो, होप सो ये हो गया होगा, यही सारी कंडीशन लिखी कि क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना ही है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए सर। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आई होप, नहीं तो रिकॉर्डिंग है, आप वहां से ले लेना। चलो, लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। आखिरी, ठीक है, सारी दुनिया एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, ये क्या है सर? देखो, जैसे कि आप अपने जो वो होता है ना साला, उसको एकदम जबरदस्त वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, वैसे ही सेक्शन है भाई। सारे सेक्शन एक तरफ, 23 से 41, चल हट, 42 एक तरफ। ठीक है, इसका अलग ही नाम है, इसका अलग ही चलता है। दो पार्ट में बटा है सेक्शन, ये चैप्टर। एक है सेक्शन 23 से 41 तक एक बात, 42 अकेली की एक बात। ठीक है, चलो आओ। तो क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है क्या है, समझो। अभी हम लोग ना जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी जनरल पब्लिक को शेयर नहीं ऑफर कर रहे, कोई स्पेसिफिक पर्सन को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होता है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को कर रहे हैं, मतलब मैंने बोला कि इन इन ये तू तो केवल इन्हीं लोग को शेयर ऑफर किया, यही लोग लेंगे। इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, इसमें प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं, इसमें और भी दूसरी चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। क्या पता है प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब व्हाट एनी सिक्योरिटीज और इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू ओनली अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। देखो मैंने बीच बीच में रेड से मार्क किया, जो जो रेड से मार्क है ना वो सब इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ आप कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही ऑफर कर अपने शेयर्स बाय कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। सर पब्लिक ऑफर क्यों नहीं, क्योंकि वो तो 23 से 41 में पढ़ के आए ना। तो ये 42 है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। तो वो लिखा है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, तो इसको हम लोग शॉर्ट में PPOL भी बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, वट एवर यू गाइस से। ये क्या है सर? जैसे प्रोस्पेक्टस होता है ना पब्लिक ऑफर के केस में, यहाँ पे भी वो सेम टू सेम चीज को एक तरीके से समझ लो, लेकिन यहाँ उसकी कुछ कुछ चीजें बातें अलग होती है। ठीक है, लेकिन वही ऑफर लेटर जिससे मैंने शेयर्स ऑफर करे हैं सामने वाले बंदे को, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो वो लेटर को क्या बोलते हैं? ऑफर लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, वट एवर यू कॉल। ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट प्रायर ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय SR। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पास करना है? प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स इज SR पास करना है। तो लिखा है बीआर शेल बी एडिकेट इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। लेकिन आप क्या इशू कर रहे हो? नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, जो किसके ऊपर नहीं जाएगा? 181C की लिमिट के ऊपर। सर ये सेक्शन तो हमारे कोर्स में नहीं है ना भाई, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसका एक लिमिट है। ये लिमिट क्या बोलता है? आपका ओवरऑल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस आपका फ्री रिजर्व प्लस आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन तीनों का जो भी 100% आ रहेगा, यहाँ तक का अगर आप डेट सिक्योरिटीज इशू करते हो, ठीक है, तो वो किससे हो जाएगा? BR। इसके ऊपर जाते हो तो आपको SR करना है। बट इफ अमाउंट अबाउट सेट लिमिट, ठीक है, तो फिर आपको क्या पास करना है? SR। ठीक है, ओनली वंस इन अ ईयर फॉर ऑल दी ऑफर्स और इन्विटेशन ऑफ डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर भी दे कैन आस्क अ क्वेश्चन। ओके, प्लीज याद रखना, आई होप ये आ गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक नंबर बात, ये अच्छी अच्छी बात है, ठीक है, ये हर कोई याद करके आता है। ये बोले सर मैक्सिमम कितने लोग को ऑफर कर सकते हैं हम लोग ये? तो ये बोल रहे हैं भाई मैक्सिमम 200 लोग को ऑफर करोगे आप एक साल भर के अंदर। अभी 200 इतना इजी नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ कुछ बात है, समझे क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम 200 लोग को आप ऑफर कर सकते हो किसी फाइनेंशियल ईयर में। ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो आप कैसे देखोगे? रिकॉर्ड इंडिविजुअली फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, मतलब 200 अगर मैं साल भर में इक्विटी कर सकता हूँ, 200 ही मैं साल भर में प्रेफरेंस भी कर सकता हूँ, साथ साथ 200 में डिवेंचर कर सकता हूँ या कोई और सिक्योरिटीज। तो 200 पर टाइप ऑफ सिक्योरिटी पर फाइनेंशियल ईयर, ऐसा बोलना चाह रहा है। लेकिन सर जब आप ये 200 की लिमिट काउंट कर रहे हो ना, तो किसको काउंट मत करना, ठीक है? QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, समझ लो ये बड़े बड़े बायर्स होते हैं, ठीक है, जो शेयर्स करते हैं। तो इनका रजिस्ट्रेशन से लेके इनके ऊपर जो रेगुलेशन चलती है सब अलग ही चलता है, ठीक है। फिर बोले सर एम्प्लॉइज जिनको ईसॉप के अंदर में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर में शेयर्स ऑफर करे गए थे, ईसॉप जब जिसको पता है बढ़िया, जिसको नहीं पता है, ठीक है, तो वो आपको आगे जाके सेक्शन 62(1)(b में मैं आपको बता दूंगा, मतलब जब भी आएगा आगे तो मैं बता दूंगा चैप्टर 4 में। तो ईसॉप के थ्रू या तो मेरे को ऑफर हुआ या मैं QIB वाला बंदा हूँ तब मेरे को शेयर मिले, तो अब मेरे को काय में काउंट मत करना, 200 में। फिर बोल रहे सर पेमेंट जो होगा वो किसके थ्रू आएगा? बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आएगा, और कैश इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कैश में आप पेमेंट नहीं लोगे। फिर लिखा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एप्लीकेशन लेटर कौन से फॉर्म में होगा? पास 4 में। पास 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक चीज क्या पढ़ा था? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। फिर लिखा है जो कंपनी होगी वो मेंटेन करेगी एक प्रॉपर रिकॉर्ड कि हमने किसको किसको कब कब कितना कितना कैसा कैसा प्राइवेट प्लेसमेंट से दिया है, सब चीजें ली है। तो लिखा है फॉर्म पास 5। फिर लिखा है टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, क्या टाइम लिमिट है? अच्छे से याद रखना। तो जो हम लोग फॉर्म फाइलिंग करते हो कितने दिन में करना है? 60 डेज शैल बी अलॉटेड, ठीक है। तो 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जहां से भी आपको इसका पैसा है, प्राइवेट प्लेसमेंट का पैसा है, उसके 60 दिन के अंदर आप ROC को बता देना, ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म फाइलिंग करके, ठीक है। अगर कंपनी 60 दिन में नहीं बता पाई, ठीक है, तो रीपेमेंट करेगी जितना भी पैसा आया था, ठीक है। कितने दिन का? 15 डेज। जहाँ से कहाँ वो 15 डेज कहाँ से काउंट होंगे? 60 डेज खत्म होने के बाद, समझो अगर 60 डेज के अंदर मैंने अलॉटमेंट नहीं किया तो ये पैसे वापस रिटर्न करने कितना? 15 डेज बाद, आफ्टर द 60 डेज, ठीक है। अगर कंपनी रीपे भी नहीं कर पाई, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, तो फिर उसको लायबल विद इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट? 12% पर एनम का। कहाँ से? 60th डे के बाद से ही। जैसे ये अब समझो अगर आज ये 15 दिन भी हो गए, मतलब एक तरीके से देखोगे तो कितने दिन हो गए? 75 डेज, फिर भी आपके पास ही पैसे पड़े, आप ये 15 दिन में रिफंड भी नहीं करिए, क्या बात है? ये आप कैसे कर रहे हो? ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि एक फाइन देना पड़ेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, समझ लो, ठीक है। कितना? 12%, ठीक है। ये कहाँ से? अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब 15 दिन के बाद चालू होगा कि यहाँ से? तो जैसे 61st डे है, समझ लो 60 डे एंड होगा वहां से चालू हो जाएगा, यानी कि 61st डे से काउंट करेंगे। फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने दिन में कर देना? 15 डेज के अंदर फाइल कर देना, ठीक है। और इसके अलावा मेरे को क्या था? अच्छा, ये अलॉटमेंट का पॉइंट था ना, 60 डेज के अंदर आपको अलॉट कर देना है। प्लीज 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 याद रखना, 60 डेज के अंदर आपको क्या कर देना है? अलॉट कर देना है। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 डेज के अंदर फाइल करना है। फिर बोले सर ये जो है ना NBFC, उनको ये रूल्स को फॉलो ही नहीं करना है, या HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सर इनका तो डेली का धंधा पानी है, पैसा लेना देना करना धरना, तो ये लोग बार बार कहाँ परमिशन लेंगे? इनके ऊपर तो वैसे भी इनका खुद का पर्सनल लॉ लगता है, इनका पर्सनल एक्ट लगता है, ठीक है, RBI के रूल्स रेगुलेशन और भी बहुत कुछ है। तो इन लोगों को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे भाई, ये लोग यहाँ से कैसे गवर्न होंगे? इनका खुद का स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ जो बोलेगा प्रिवेल करेगा जनरल लॉ में। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने खुद ने बाहर कर दिया ये भाई मत करना, ठीक है, वो ये बोलना चाह रहे हैं। तो NBFCs और HFCs उनको कंप्लाई नहीं करना है, क्या? ये जो रूल पर बताया गया है। फिर जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर या एप्लीकेशन है, एन एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी एनी राइट ऑफ रिन्यूंसिएशन, तो वही चीज लिखा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर और एप्लीकेशन में रिन्यूंसिएशन का राइट नहीं होता। रिन्यूंसिएशन पता है क्या तुमको? क्या होता है? क्या होता है रिन्यूंसिएशन? रिन्यूंसिएशन, रिनाउंस करना, सुनियो, रिनाउंस करना मतलब ट्रांसफर करना बोल सकता हूँ, या बेच देना अपना राइट जो है ना, अपना हक जो है वो किसी और को दे देना। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, है ना, आज मैंने ऐसा बोल दो कि प्राची प्राची को मैंने 100 शेयर ऑफर करते, अगर उसको लेना है तो वो ले सकती थी। अब वो बोल रही कि मैं अपने शेयर दिव्या को ऑफर कर दूंगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर राइट इशू अगर होता है तो बात की बात होती है, लेकिन अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में मैंने स्पेसिफिक किसको ऑफर किया भाई? मैंने प्राची को ऑफर किया, तो तभी तो हमने सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उन्हीं को ऑफर करते हैं, वही एक्सेप्ट कर सकते हैं, नो वन एल्स कैन एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है? वो ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा तो नहीं, बहुत प्यारा सा छोटा सा अच्छू सा चैप्टर था, ठीक है, क्यूट सा चैप्टर था, हमने उसको कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा।
समझ आया? आया क्या? बोलो। नहीं आया तो पूछ लो, बिंदास बताऊंगा मैं। ठीक है, नहीं तो मेरा ये नंबर है, इसमें भी पूछ सकते हो। आ गया? ग्रेट। कुछ नहीं आया तो बोलना। चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही रखिए, काफी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन चैप्टर 4। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, उसको अच्छे से पार्ट्स पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, आई होप ये आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया होगा तो बिंदास एक बार और वीडियो देखना। ठीक है, मेरे से भी पूछना, मैं बता दूंगा। ओके। ठीक है, तो वो सेक्शन 25 वाली भी कंडीशंस में किसी को अगर डाउट होगा तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब मुझे व्हाट्सएप करना, मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है। चलो, शैल वी प्रोसीड? ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, टाटा बाय बाय।